वेल गाइस, ये कहानी अब तक की एक्सप्लेन की हुई सभी कहानियों से हल्का डिफरेंट होने वाला है। क्या हो अगर आप टाइम को स्टॉप और फास्ट कर पाए, कोई इंसान कितने दिन तक जिंदा रह सकता है ये भी देख पाए, फिर आप ऐसी पावर का कैसे यूज करेंगे। ऐसा ही कुछ हमारे मेन लीड के साथ होता है। अब ये पावर्स उसके लिए किसी वरदान का काम करेगा या फिर श्राप का, ये तो हमें आगे ही कहानी में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत लू को दिखाते हुए होती है, जो कि टाइम वॉच को स्टाइल में उछालते हुए पकड़ता है और कहता है, रैंग रूंग अब तुम्हारा वक्त आ गया है। अब हमें बताया जाता है रैंग एक फैमिली है जो कि चाइना की बहुत ही मशहूर फैमिली है और इसके घर के हेड मिस्टर रैंग ने अपने देश के लिए बहुत ही कुछ किया है, मगर अब उनका टाइम आ चुका है। डॉक्टर भी कह रहे होते हैं प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अब इन्हें बचाया नहीं जा सकता और आज रात तक इनकी मौत हो जाएगी। ये सुनते ही पूरी फैमिली शॉक मोड में चली जाती है और वही मेंशन में हमारा हीरो लू जा रहा होता है, मगर किस काम से ये तो हमें आगे पता चलेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर रैंग को दिखाया जाता है। ये बंदा 98 का हो चुका है और अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तभी अचानक से गेट धड़ाम से ओपन होता है और हमारा हीरो एंट्री मार देता है। उसे देखकर सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और अपना हीरो फुल स्वैग में अंदर जाते हुए कहता है, इस रैंक फैमिली के हेड के पास सिर्फ 13 मिनट और 19 सेकंड बचे हुए हैं। ये बोलते ही लू वक्त को रोक देता है और उनके बॉडीगार्ड इस टाइप का चीटिंग है। तभी हमारा हीरो हंसते हुए कहता है, तुम टेंशन मत लो, बस मैंने टाइम को ही तो रोका है। ये सुनकर उनका बेटा चिल्लाने लगता है, तू चाहता क्या है। मगर फिर कुछ अजीब सा होता है और हमारा हीरो एक सेकंड में ही मिस्टर रैंक के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर रैंक का बेटा सोचने लगता है, अरे ये उधर कैसे पहुंच गया, अभी तो ये मेरे पास था, मैंने तो बस पलक ही झपकाई थी। उसके बाद लू अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं एक टाइम सेलर हूँ, मतलब टाइम का डीलर हूँ। मैं टाइम को खरीदता भी हूँ और उसे बेचता भी हूँ। मेरा नाम है मिस्टर लू और मैं सिर्फ एक चीज बेच सकता हूँ, वो है टाइम। ये सुनकर मिस्टर रैंक शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लू अपने फोन में एक मैसेज देख रहा था जो उसकी मम्मी का होता है, बेटा तू टेंशन मत ले, तुझे जल्दी ही जॉब लग जाएगी, तुम जब चाहे जॉब छोड़ सकते हो, हमने कुछ लाख जमा कर लिए हैं, अब हम सिटी में एक घर ले सकते हैं। ये सब पढ़कर लू सोचता है, अरे यार आपको पता भी है आखिर सिटी क्या चीज होती है, मगर एकदम टियर 99 लेवल की जगह। सिटी के सामने तो हम एक बहुत ही छोटी जगह से आते हैं जिसकी कुछ औकात ही नहीं है। ये सब सोचकर लू को रियलाइज होता है कि ये दुनिया तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तभी एक बंदा मैराथन भागते हुए आता है और लू को धक्का मार देता है। ये देखकर लू गुस्से में चिल्लाता है, अरे तू अंधा है क्या, और तेरी हिम्मत कैसे हुई, क्या तेरे पास आंखें नहीं है। मगर तभी उसकी आंखों में क्लॉक चमकने लगती है और उसे पता चलता है कि जो बंदा भाग रहा है उसकी लाइफ सिर्फ 3 सेकंड बची है, उसकी लाइफ सिर्फ 3 सेकंड बची है। ये देखकर लू शॉक्ड में आकर काउंटडाउन देख रहा होता है, 3 2 1 भाई तू गया, और अचानक से एकदम से एक कार को उसे उड़ा ले जाती है। ये सब देखकर तो वहाँ पर खड़े सभी के सभी लोग शॉक्ड में चले जाते हैं। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, एम्बुलेंस बुलाओ, किसी ने तो उसे ठोक दिया। इधर लू ये सब देख रहा होता है। तभी एक और शॉकिंग बात होती है, उसको हर किसी के सर पे उनका नाम और उनकी लाइफ स्पैन दिखती है, बिल्कुल एक डेथ नोट होल्डर की तरह। लू सोचता है, भाई ये सब हो क्या रहा है, ये सब रियल है या फिर सपना। उसके बाद उसको अपने हाथ पर एक पॉकेट वॉच दिखती है। ये देखकर वो सोचता है, अरे ये कहां से आ गया, ये तो मेरे अंदर से निकली, मतलब मैं अब एक टाइम का मास्टर बन चुका हूँ। फिर वो क्यूरियोसिटी में पॉकेट वॉच का बटन दबा देता है और डिंग के साथ सभी की सभी चीजें फ्रीज हो जाती है। बारिश की बूंदे तक रुक जाती है, हवा रुक जाती है और पूरा शहर पॉज पे फ्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लू ही चल रहा था। ये देखकर तो लू बहुत ही एक्साइटेड होता है और मनी मन सोचता है, भाई मैं तो ओपी बन गया। फिर वो किसी इंसान को टच करता है और उसके अंदर से ग्रीन लाइट निकलती है। फिर वो नोटिस करता है कि उस बंदे की लाइफ कम हो चुकी है। फिर वो ग्रीन लाइट दूसरे बंदे के अंदर डाल देता है, जिस कारण से उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। ये देखकर लू एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, भाई मैं तो लिटरली टाइम का गॉड बन गया हूँ। फिर वो सोचता है, इस शहर में बड़े लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, फेम है, मगर एक चीज नहीं है, वो है टाइम। और यही से स्टोरी एक नया रुख लेती है। फिर लू सोचता है, किसी को बहुत लंबी उम्र मिली है और किसी को बहुत कम, और इसी कारण से अब मैं एक टाइम का बिजनेस शुरू करूंगा। मैं इंसानों के लाइफ को बेचकर और खरीद कर पैसा कमाऊंगा, और जब ये सब होगा तब दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी मेरे सामने झुकेगा और मुझे सैल्यूट करेगा। उसके बाद लू अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ होता है और एक लिस्ट बना रहा होता है अमीर लोगों की जिनको लाइफ स्पैन चाहिए हो सकता है। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और उसके रूममेट अंदर आती है। वो दोनों मिलकर रूम को शेयर कर रहे होते हैं। फिर वो कहती है, अरे यार मैं तो पूरी ही भीग गई, बाहर बहुत ही बारिश हो रही है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। लू ध्यान से उसके बॉडी को देखने लगता है। फिर तभी वो
लड़की देखती है कि लू उसकी तरफ घूर रहा है। ये देखकर वो कहती है, अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सुनकर लू ऑकवर्डली स्माइल कर देता है और कहता है हाँ बस ऐसे ही। ये सुनकर रूममेट ब्लश करने लगती है और सोचती है ये तो कभी रिएक्शन देता ही नहीं है, लेकिन ये आज तो इतना हैंडसम लग रहा है। फिर वो खुद को संभालते हुए सोचती है, नहीं नहीं, मैंने कसम खाई है कि मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी। इसके पास ना तो कोई बड़ा मेंशन है और ना ही बैंक बैलेंस, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। वो कहती है मैं अंदर जा रही हूँ, तू भी जल्दी से सो जा, गुड नाइट, और दरवाजा बंद कर लेती है। लू उसको देखकर सोचता है तू स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है और तू समझ भी गई है कि दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन तू एक बात को भूल रही है, अब मैं एक मामूली सा इंसान नहीं हूँ, मेरे पास एक सुपर पावर है टाइम कंट्रोल। अब मैं टाइम खरीद सकता हूँ और बेच सकता हूँ। मैं गरीबों से टाइम को सस्ते में खरीदूंगा और अमीरों को महंगे दामों में बेच दूंगा। चलो देखते हैं मेरा पहला कस्टमर कौन होगा। सीन शिफ्ट होता है और लू एक बेंच पे बैठा होता है और सोचता है मैंने अपना पहला कस्टमर फंसाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स यहाँ पर लगा दी। अब बस मुझे एक ऐसे बंदे की तलाश है जिसे टाइम की जरूरत हो। फिर वो लोगों की लाइफ स्पैन को देखने लगता है और ये बूढ़ा आदमी काम का नहीं है, इसका टाइम तो बचा ही नहीं है। ये माँ और बेटे भी नहीं चलेंगे, इनके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ जिसका टाइम बेचूं उसके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त हो, वरना मुझे खुद ही बुरा लगेगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्वीन तुम टेंशन मत लो, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तुम्हारे लिए फोन खरीद लूंगा। ये सब सुनकर लू मुड़कर देखता है। एक हाई स्कूल का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और कहता है मैंने बहुत सारी जॉब्स ले ली है, मैं तुम्हारे बर्थडे पे फोन गिफ्ट कर दूंगा। तभी उसका बॉस चिल्लाता है, ओए बच्चे काम ढंग से कर, अभी बहुत सारे पैम्पलेट्स बांटना बाकी है। बॉस की डांट सुनकर उस बच्चे के पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने गर्लफ्रेंड से बोलता है हेलो, लेकिन वो देखता है कि फोन तो कट गया है। लू सोचता है अरे वाह, इसको पैसों की बहुत ही जरूरत है, ये मेरा पहला कस्टमर बनेगा। तभी लड़का अपनी सैलरी लेने जाता है। तब उसका बॉस कहता है तुमने काम अच्छा नहीं किया, लेकिन तू बहुत ही ईमानदार है, पूरे पैसे दे रहा हूँ। तब वो लड़का बॉस के सामने झुकते हुए कहता है थैंक यू बॉस, और मनी मन सोचता है यार अभी भी बहुत सारे पैसे बचे हुए हैं। उसके बाद वो एक नूडल्स शॉप में जाता है और बोलता है भैया सबसे सस्ता वाला नूडल्स लगा दो। तभी वहाँ पर लू आता है और वो अपने पैसों के बैग को टेबल पे रख देता है। उसे देखकर लड़का कहता है अरे आप कौन हो? तभी लू कहता है समय 10 गुना फास्ट हो जा, और पूरी दुनिया स्लो मोशन में फ्रीज हो जाती है। सिर्फ लू और लड़का नॉर्मल चल रहे होते हैं। ये सब देखकर लड़का घबराते हुए दीवार से चिपक जाता है और मनी मन सोचता है भाई ये सब क्या हो रहा है, ये सब तूने किया है ना, आखिर तू है कौन? तब लू शांति से बैठते हुए कहता है रिलैक्स हो जाओ, मैंने बस हमारे स्पीड को 100 गुना बढ़ा दिया है और ये पूरी दुनिया फ्रीज हो गई है। फिर लू कहता है मिस्टर जैंग मेरी बात सुनिए, मैं बहुत ही समय से टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ और उन लोगों को ढूंढता हूँ जिनको पैसों की जरूरत होती है, और मैं उनसे समय के बदले में उन्हें पैसे देता हूँ और फिर उस समय को किसी और को बेच देता हूँ जिन्हें समय की जरूरत होती है। ये सुनते ही जैंग पूछते हैं आखिर तुम मेरे सरनेम के बारे में कैसे जानते हो? इस पर लू अपने पावर से एक रेड लाइट को अपने हाथों से निकालता है और फिर जैंग के सिर पर एक लाइट चमकने लगती है और इसमें उसके नाम और उसका बचा हुआ साल लिखा हुआ था। इस चीज को देखते ही जैंग कहता है आखिर ये है क्या? तब लू कहता है इसके हिसाब से आप 80 साल तक जी सकते हैं, आप कितने लकी है। अब तो बताइए मिस्टर जैंग, क्या आप मुझे अपना कुछ समय बेच सकते हैं? ये सुनते ही जैंग कहता है क्या समय को बेचा जा सकता है और आप समय को कितने में खरीदते हैं? तब लू अपने पैसों से भरे बैग को घुमाते हुए खोलता है, आप जितना 1 साल में कमाते हो उतना मैं आपको अभी दे सकता हूँ, लेकिन आप एक स्टूडेंट हो तो ज्यादा नहीं कमा पाओगे, फिर मैं आपको 3 लाख देने के लिए रेडी हूँ। इन पैसों को देखते ही जैंग सोचने लगता है अरे ये तो 3 लाख देने को तैयार है और एक एवरेज पर्सन साल में 3 लाख तो कमा ही सकता है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है और ये मेरा समय है। अगर मैंने अपना 1 साल इसे दे दिया तो मैं 1 साल पहले ही मर जाऊंगा। उसके बाद लू अपने पावर का इस्तेमाल करके एक कॉन्ट्रैक्ट को समन करता है और फिर कहता है अगर आप अपने लाइफ स्पैन को यानी अपने जीवन को मुझे बेचना चाहते हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। लू की बात सुनते ही जैंग सोचने लगता है और फिर वहीं बैठकर सोचता है अगर मैं अपनी लाइफ का 1 साल खो भी दूंगा तो मेरे पास टोटल 64 इयर्स बचेंगे और ये कम नहीं है, और अगर मुझे 3 लाख मिल गए तो इसमें मैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए एक फोन भी खरीद लूंगा। इसके अलावा मैं जो भी चीजें खरीदना चाहता हूँ वो सब खरीद पाऊंगा
और अंत में पार्ट टाइम जॉब से एक समय की बर्बादी होती है और उसमें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। ये बंदा हाई स्कूल का स्टूडेंट है। ये सब सोच ही रहा होता है, तभी लू कहता है क्या तुमने अपने डिसीजन को बना लिया, चलो फिर मैं चलता हूँ। ये सुनते ही जैंग लू को रोकते हुए कहता है मैं आपको बेचूंगा, मैं आपको अपना जीवन रेखा बेचूंगा। ये सुनते ही लू उसे पैसों को दे देता है। उन्हें देखकर जैंग भी राजी हो जाता है अपने 1 साल के जीवन को बेचने के लिए। फिर लू कहता है बहुत अच्छे, चलो अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। जैंग पेन को उठा लेता है और फिर वहां पर साइन भी कर देता है। साइन करते ही जैंग का 1 साल कम हो जाता है और वो साइन कंप्लीट होते ही उसमें से एक रोशनी निकलने लगती है। लू अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होता हुआ देखकर चुटकी बजाता है और वहां पर जो रुका हुआ समय होता है वो फिर से चलने लगता है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर लू जैंग से कहता है ये लो मेरा कार्ड रखो, अगर तुम्हें इन फ्यूचर में अपने लाइफ को कभी बेचना हो तो या फिर किसी और प्रकार का बिजनेस करना हो तो मुझे इस कार्ड से कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखकर पहले तो जैंग उस कार्ड को लेने से मना करता है, ये कहते हुए कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही अपनी 1 साल के जीवन रेखा को तुम्हें बेच दिया है, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। ये सुनकर लू स्माइल करते हुए कहता है तुम इस कार्ड को ले लो, तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये कहते हुए लू वहाँ से चला जाता है। जैंग भी पैसों को ले लेता है और ये सीन शिफ्ट होता है और हमें लू रोड पर चलते हुए दिखाई देता है। वो सोचता है कि मैंने जितना मुश्किल सोचा था ये उतना मुश्किल भी नहीं था, मैंने बहुत ही स्मूथली बिजनेस कर लिया, लेकिन अब मेरे पास 1 साल की लाइफ आ गई है तो इसे अब मैं किसे बेचूं? आखिर इस दुनिया में कौन हो सकता है जिसे इस लाइफ स्पैन की जरूरत पड़े? लू ये सोचते हुए एक होटल में चला जाता है और वहाँ पे कॉफी पीने लगता है। वो कॉफी पीकर इंटरनेट पे सर्च करता है आखिर मैं कौन से अमीर इंसान को अपने लाइफ को बेचूं जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। लू सोचता है दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है समय, समय जिसको कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही कोई खरीद सकता है। लेकिन किसे पता था मैं टाइम को कंट्रोल कर पाऊंगा और मुझे अब किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा जो कि बहुत ही अमीर हो और उसे लाइफ स्पैन की बहुत ही ज्यादा जरूरत हो। लू ये सोच ही रहा होता है तभी वो नेट पर एक इंसान को देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगती है, क्योंकि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर रॉन्ग होते हैं जिसे हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था। ये चाइना का बहुत ही फेमस बंदा है और ये इस टाइम पर बहुत ही बीमार चल रही है, इनके पास बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं जीने के लिए। लू इस न्यूज को पढ़ के बहुत ही शॉक्ड होता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर रॉन्ग बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं, यानी कि उनकी मृत्यु होने वाली है। ये चीज देख कर लू सोचता है कि मिस्टर रॉन्ग फैमिली तो बहुत ही ज्यादा रिच है और इनका इन्फ्लुएंस पूरे चाइना पर है, यानी ये बहुत ही पावरफुल फैमिली है। अगर मैंने इस फैमिली को 1 साल का लाइफ स्पैन बेच दिया तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, यानी कि अंधा पैसा। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें मिस्टर रॉन्ग के विला का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर रॉन्ग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। डॉक्टर भी बता चुका था कि मिस्टर रॉन्ग की आज रात ही मौत हो जाएगी। इधर मिस्टर रॉन्ग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और फिर अपने मनी मन सोचते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत ही कांटों से भरी हुई थी, मेरी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, मुझे ये नहीं लगा था कि मैं इस तरह से बेड पे लेटे हुए मरूंगा, नहीं मैं इस तरह से नहीं मर सकता हूँ, मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, मैं रॉन्ग फैमिली का स्टार हूँ, अगर मैं बुझ गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? नहीं मैं ऐसे तो नहीं मर सकता, जब तक मैं जीवित हूँ मेरे परिवार का नाम और शोहरत बना रहेगा और बस मुझे एक दिन ही मिल जाए, मैं एक और दिन जीना चाहता हूँ। मिस्टर रॉन्ग अपने मौत के करीब पहुँच रहे होते हैं तभी उन्हें कोई आवाज देता है जिसमें से एक इंसान कहता है मैं टाइम का बिजनेसमैन हूँ और मैं समय को खरीद और बेच सकता हूँ, और ये कोई और नहीं बल्कि लू होता है। अब हम वापस से उसी सीन पर जाते हैं जब हम कहानी के स्टार्टिंग में आए थे और यहीं से अब कहानी स्टार्ट होगी। लू को देखकर मिस्टर रॉन्ग का भतीजा कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और ये कैसी बकवास कर रहा है, क्या टाइम को सच में खरीदा या बेचा जा सकता है? मुझे तो लगता है ये बंदा बकवास कर रहा है। तभी लू वहाँ के टाइम को रोक देता है। ये देखकर दूसरा बंदा कहता है अरे पागल, अपने आसपास की चीजों को देखो, हमारे आसपास सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थम गए हैं, उनके लिए समय रुक चुका होता है। ये बंदा जो भी है ये सच में समय को बेच सकता है और उसे रोक भी सकता है। ये सब सुनकर लू कहता है आपको मुझसे जो भी सवाल पूछने हो बाद में पूछ लेना, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं मिस्टर रॉन्ग के पास अब 10 मिनट बचे हुए हैं जीने के लिए। ये सुनते ही मिस्टर रॉन्ग का भतीजा कहता है तो बताइए मिस्टर लू, आप समय को कितने में बेचते हो? मुझे इस डील की सबसे पहले डिटेल्स जान लेनी चाहिए।
इस पर लू अपने घड़ी को निकालते हुए कहता है, मेरे लिए समय की कीमत सबके लिए बहुत ही अलग अलग है। मैं अपना डील बताता हूँ, आप एक साल में जितना कमाते हो उसमें से मुझे उसका 20% चाहिए। ये सुनते ही मिस्टर रॉन्ग के भतीजा का दोस्त कहता है, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम हमारे बिजनेस की बात कर रहे हो तो यहाँ पर करोड़ों की बात हो रही है। तुम जानते भी हो ये कितनी बड़ी कीमत है। ये सुनते ही लू कहता है, क्या रॉन्ग फैमिली एक समय की कीमत को नहीं जानती है? मुझे लगा नहीं था रॉन्ग फैमिली जैसी इतनी अमीर फैमिली एक कचड़े के बराबर होगी जिनको समय की कीमत भी नहीं पता। ये सुनते ही वहीं पर खड़ा एक आदमी गुस्से में कहता है, ओए तू क्या बोल रहा है बे? ये सुनकर लू अपने घड़ी को निकाल लेता है और वहीं लेटे मिस्टर रॉन्ग के लाइफ स्पैन को दिखाने लगता है कि उनके पास अब जीने के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। उनके बचे हुए मिनट्स को देखकर वहां पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सभी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उनके पास बस 5 मिनट बचे हुए होते हैं जीने के लिए। तभी लू मिस्टर रॉन्ग से कहता है, मिस्टर रॉन्ग आपने अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा नाम किया है और बहुत ही शोहरत कमाया है, पर आपको पता ही होगा समय कितना मूल्यवान होता है। समय सबके लिए बराबर होता है और सबके लिए फेयर होता है। समय किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं समय को कंट्रोल कर सकता हूँ और जिसे चाहे उसे समय दे सकता हूँ। ये सुनते ही मिस्टर रॉन्ग हाँ करने लगते हैं और अपने ऑक्सीजन मास्क के अंदर से कुछ बोलने का ट्राई करते हैं। ये देखकर मिस्टर रॉन्ग का भतीजा उनके पास जल्दी से जाता है और उनसे पूछता है, आपको क्या चाहिए? तब मिस्टर रॉन्ग अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है, हाँ मुझे जीना है, मेरे अभी बहुत सारे सपने हैं। उनकी बात सुनकर रॉन्ग का भतीजा बहुत ही शॉक्ड होता है और कहता है, अंकल क्या आप यही चाहते हैं? फिर वो लू से बोलता है, मिस्टर लू मैं आपका 1 साल वक्त खरीदना चाहता हूँ। ये सुनते ही लू तुरंत हवा में एक कॉन्ट्रैक्ट को सामान कर लेता है और कहता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और कहता है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है मिस्टर रॉन्ग, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए और आपको 1 साल की जीवन रेखा मिल जाएगी। ये देखकर मिस्टर रॉन्ग का भतीजा कहता है, मिस्टर लू मेरे अंकल हाथ नहीं हिला सकते हैं, फिर वो साइन कैसे करेंगे? इस पर लू कहता है, मिस्टर रॉन्ग आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जल्दी से उठिए और दिखा दीजिए कि आप जीना चाहते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर रॉन्ग के पास बस 40 सेकंड बचे हुए हैं। तभी मिस्टर रॉन्ग सोचने लगते हैं, मेरे पास बहुत सारे सपने हैं, मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ, मुझे जीना है और मुझे जीना ही होगा। फिर मिस्टर रॉन्ग अपनी पूरी ताकत को एक साथ इकट्ठा करते हुए उठकर बैठ जाते हैं और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। जैसे ही मिस्टर रॉन्ग साइन करते हैं वैसे ही घड़ी का घंटा घूम जाता है। फिर मिस्टर रॉन्ग जोर से चिल्लाते हैं और उनके अंदर एनर्जी भर जाती है और हर जगह रोशनी ही रोशनी फैल जाती है और इसी के साथ जीवन रेखा का ट्रांसफर कंप्लीट होता है। वहीं पर बैठे मिस्टर रॉन्ग हाफ रहे होते हैं और तभी उनके सिर के ऊपर लाइट चमकती है। उसमें दिखाया जाता है कि मिस्टर रॉन्ग के पास अब 1 साल बचा हुआ है। उसके बाद मिस्टर रॉन्ग देखते हैं कि उनके अंदर एनर्जी सा फील हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो फिर से जिंदा हो गए। ये सब देखकर मिस्टर रॉन्ग का भतीजा बहुत ही शॉक्ड होता है और कहता है, ये तो सच में मेरे अंकल की जीवन रेखा बढ़ गई। तभी मिस्टर रॉन्ग भी ऑक्सीजन मास्क को उतारकर सोचते हैं, ये क्या हो गया मेरे बॉडी के साथ? क्या मैं सच में जिंदा हो गया? मुझे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तभी वहाँ पर लू ताली बजाते हुए आता है और कहता है, मिस्टर रॉन्ग मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप सच में रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है जिनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप बिल्कुल जिंदा लग रहे हो, यानी आप फिर से जीवित हो चुके हो। ये सुनकर मिस्टर रॉन्ग पलटकर उसे देखने लगते हैं। मिस्टर रैंक का भतीजा मिस्टर रैंक से पूछता है, अंकल क्या आप ठीक हो? तब उसके अंकल बोलते हैं, मैं अच्छा तो फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है जैसे मैं बुढ़ा हूँ, मगर फिर भी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मेरे अंदर पावर आ चुका है और मेरे अंदर फुल एनर्जी है। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या यही टाइम की कीमत है? ये ताकत तो बहुत ही औसम है। फिर तभी लू वहाँ से जाता है और कहता है, मिस्टर रैंग आपको बधाइयाँ, आप फिर से जीत गए। चलो आप अपने इस आखिरी साल को एंजॉय कीजिए, मैं यहाँ से अब चलता हूँ। लेकिन तभी मिस्टर रैंग का भतीजा चिल्लाता है, लू रुकिए और अपने पैसे तो ले जाइए। ये सुनकर लू अपने टाइम पावर का यूज करके टाइम को रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो वहाँ से जाने से पहले एक लेटर को छोड़ देता है जिसमें उसके बैंक अकाउंट के डिटेल्स लिखे हुए थे। मिस्टर रैंग का भतीजा ये लेटर देखकर
थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी वहाँ पर जो टाइम रुका हुआ था वो फिर से कंटिन्यू हो जाता है। इधर डॉक्टर्स कह रहे होते हैं जो ज्ञानी होता है वो भी टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही टाइम कंटिन्यू होता है वैसे ही वो मिस्टर रैंक को अपने सामने देखते हैं जो कि पूरे हेल्दी दिख रहे थे। और ये देखकर तो उनकी फट जाती है और वो बहुत ही शॉक्ड होते हैं और मनी मन सोचते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। सारे बॉडीगार्ड्स भी चिल्लाते हैं मालिक मालिक आप ठीक तो हो ना। इधर मिस्टर रैंक बैठकर अपने हेल्थ को देखकर मनी मन सोचते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे है, क्या यही टाइम की पावर है, आखिर ये कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एनर्जी से भरा हुआ हूँ। फिर वहाँ पर जितने लोग भी होते हैं उनसे मिस्टर रैंक कहते हैं आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो इस बारे में चुप रहेंगे और एक भी शब्द किसी को नहीं बोलेंगे। ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं और सभी के सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी मिस्टर रैंक अपने डेंजरस लुक में कहते हैं कि आप सभी को मेरी बात समझ आ गई, क्योंकि एक भी वर्ड यहाँ से जाना नहीं चाहिए। ये सुनते ही सब अपने सिर को झुकाकर बोलते हैं यस सर हमें बात समझ आ गई। फिर वहीं पर खड़ा डॉक्टर सोचने लगता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, मिस्टर रैंक इतने हेल्दी कैसे हो गए। मैं कंफर्म कर सकता था मिस्टर रैंक अब बच नहीं सकते थे, फिर भी ये जिंदा कैसे है और आखिर वो लड़का कहाँ गया, क्या ये सब उसी का करा धरा है, पर कैसे, वो कैसे कर सकता है। तभी मिस्टर रैंक का भतीजा लू का लेटर दिखाते हुए कहता है क्या हमें उसके अकाउंट में पैसे डालने चाहिए। तब मिस्टर रैंक चिट्ठी को पढ़ते हुए कहते हैं जैसा हमने प्रॉमिस किया था वैसा करो, लू को जल्दी से जल्दी पैसे मिल जाने चाहिए। ये कहने के बाद मिस्टर रैंक बाहर की तरफ देखकर सोचने लगते हैं ऐसी पावर भी होती है, ये लू कोई मामूली आदमी नहीं है, वो इस दुनिया के रूल्स को तोड़ सकता है और उसे हरा सकता है। हाँ ये वही है जिसके साथ हमें अपने रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि उसके साथ रहकर हम अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। ये सोचने के बाद मिस्टर रैंक वहाँ खड़े सभी लोगों से कहते हैं ध्यान से सुनिए, लू एक अच्छा इंसान है और वो दोस्ती करने के लायक है, कभी भी इसे अपना दुश्मन नहीं बनाना है, आप समझ गए ना। सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लू एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर आसमान की तरफ देख रहा होता है और कहता है बहुत बढ़िया, अभी तक मैंने 2 बिजनेस किया है और दोनों ही मेरे बहुत ही तगड़े बिजनेस हो गए। मेरा टाइम बिजनेस बनाने का जो इरादा था वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही फैसला था। फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, चाहे आप मिस्टर रैंक जैसी बड़ी फैमिली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी टाइम बहुत बड़ा चीज होता है और मैं एक छोटा सा स्टूडेंट इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं सबका राजा हूँ और कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकता है। मैं एक टाइम बिजनेस बना के रहूंगा और एक अच्छा टाइम बिजनेसमैन बन के मैं इस पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लूंगा। ऐसा लगता है टाइम बिजनेसमैन बन के नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा और मेरे क्लाइंट्स बढ़ेंगे मेरा टाइम और भी ज्यादा बिजी होने वाला है, इसीलिए मुझे सब चीजों को सही जगह पे करना पड़ेगा और एक प्लान बनाना ही पड़ेगा। ये सोचने के साथ ही लू सीरियस होकर बाहर की तरफ देखने लगता है और आसमान को देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत कहता है अरे वाह मेरे दिमाग में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया आया है, ये एक बेहतरीन प्लान है। मुझे एक क्लब बनाना चाहिए और मैं उस क्लब का नाम इटर्नल क्लब रखूंगा और यही मानवा का नाम है। आजकल ज्यादा अमीर लोग क्लब में ही जाते हैं और उसी जगह पर अपना अड्डा बना के रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग आएंगे तो मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को पकड़ सकता हूँ और उनसे बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। मैं क्लब का ओनर बनूंगा और मैं क्लब्स में लेवल बनाता जाऊंगा। लेवल 1 के लिए 10 मिलियन खर्चा होगा, लेवल 2 के लिए 100 मिलियन और लेवल 3 के लिए 1 बिलियन और लेवल 4 के लिए 10 बिलियन और लेवल 5 के लिए 100 बिलियन का खर्चा करेंगे। और जैसे जैसे वो जितना खर्चा करेंगे उतना ही उन्हें जिंदगी की लाइन मिलेगी। लेवल 1 के लिए 1 साल, लेवल 2 के लिए 10 साल, लेवल 3 के लिए 18 साल और लेवल 4 के लिए 25 साल तक की जिंदगी मैं उन्हें देने के लिए रेडी रहूंगा। वो जितना पैसा खर्चा करेंगे उतना ही मुझे प्रॉफिट होगा और मैं उतना ही लाइफ को बांट पाऊंगा। मैं सस्ते रेट में लाइफ को खरीदूंगा और महंगे में बेचूंगा और मैं 10 एम्प्लॉइज रखूंगा जिससे मेरा इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। साथ ही साथ मैं 10 एम्प्लॉइज को रखूंगा जिसमें सिर्फ पावरफुल लोग होंगे और मैं उन सब से ऊपर उठ जाऊंगा और उन सब पर मेरा हक होगा। मैं उनके ऊपर राज करूंगा और उनका किंग बन के रहूंगा। ये तो एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लू को सड़कों पर घूमते हुए देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि मुझे अपने इटर्नल क्लब को बनाने के लिए सबसे पहले भरोसेमंद साथी चाहिए होंगे जो मेरे प्रति लॉयल हो और भरोसे वाले हो, ना कि गद्दार इंसान। मगर इस मोहमाया दुनिया में आखिर मुझे ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। मुझे उन लोगों को ढूंढने में बहुत ही परेशानी होगी। पर तभी उसके पास एक टैक्सी वाला रुकता है और वह उसके लाइफ स्पैन को देखने लगता है। लू उसके लाइफ स्पैन को देखता है जिसमें लिखा होता है उसके ड्राइवर का नाम है हाई। उसके
पास अभी 13 साल और 58 दिन बचे होते हैं जीने के लिए। फिर टैक्सी ड्राइवर लू से पूछता है, क्या आप टैक्सी ढूंढ रहे हो? आ जाइए, मेरे टैक्सी में बैठ जाइए। और फिर लू उसके एज को देखकर सोचता है, अरे ये टैक्सी ड्राइवर तो सिर्फ 40 साल का है, पर ये इतना बूढ़ा क्यों लग रहा है? लगता है ये टैक्सी ड्राइवर पैसे कमाने के लिए बहुत ही मेहनत भरा काम करता है, इसी कारण से ये जल्दी बुढ़ा हो रहा है, जैसे कि मैं कुछ दिन पहले किया करता था। अगर मैं भी ऐसे ही मेहनत करता रहता तो मैं भी जल्दी बुढ़ा हो जाता। फिर लो टैक्सी ड्राइवर को जिनका डिस्ट्रिक्ट चलने को बोलता है। ये सुनकर टैक्सी ड्राइवर कहता है, ठीक है बैठ जाइए। उसके बाद लू टैक्सी में बैठ जाता है और वहां जाने लगता है। तभी टैक्सी ड्राइवर लू से पूछता है, सर आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई बहुत ही अमीर बिजनेसमैन हो। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं बस आपको देखकर ही बता सकता हूँ, आप बहुत ही रिच आदमी हो, आप मेरे से बिल्कुल अलग हो। टैक्सी ड्राइवर ये बात बोल ही रहा होता है, पर तभी लू के मोबाइल पर मैसेज आता है और वो अपने फोन को चेक करता है तो उसके मैसेज पर दिखाया जाता है कि लू के बैंक अकाउंट में 100 मिलियन ट्रांसफर हो गए हैं। ये देखकर लू बहुत ही खुश होता है और मनी मन सोचता है, मुझे रैंक फैमिली से बहुत ही उम्मीद थी, उनके लिए 100 मिलियन कुछ भी नहीं है और उन्होंने इतनी जल्दी मेरे अकाउंट में 100 मिलियन डाल दिए। मुझे लगा नहीं था वो मेरे ट्रांजैक्शन को सीरियस भी लेंगे। लू ये सब सोच ही रहा होता है, पर तभी टैक्सी ड्राइवर के फोन पर एक कॉल आता है जिसमें टैक्सी ड्राइवर का लड़का बोलता है, डैड ग्रैंडमा को चोट लग गई है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते ही टैक्सी ड्राइवर बहुत ही हैरान होता है और कहता है, मैं अभी काम पर हूँ, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ग्रैंडमा को क्या हुआ है? क्या तुम्हारी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है? मैं अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ। ये बोलते ही टैक्सी ड्राइवर फोन काट देता है और फिर लू से कहता है, लगता है आपको दूसरी टैक्सी लेनी पड़ेगी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में जाना है। ये सुनकर लू कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे भी हॉस्पिटल ही जाना है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो और मैं तुम्हें भाड़ा दे दूंगा। रोड पर बहुत ही ट्रैफिक होता है। तभी ड्राइवर लू को अपनी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे वो चाहता है कि उसका बेटा पढ़े और एक अच्छा ट्यूशन ज्वाइन करे। मेरा बेटा पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन ट्यूशन फी इतनी ज्यादा है कि मैं पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ाई करे, इसीलिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई है। फिर वो टैक्सी ड्राइवर रियलाइज करता है, आखिर मैं इनसे क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद वो उनसे माफी मांगता है अपनी बकवास के लिए। ये सुनकर लू अपने घड़ी के पावर को एक्टिवेट कर देता है और तुरंत ही समय बहुत ही तेजी से रफ्तार में जाने लगता है और जो टैक्सी होता है वो भी टाइम के हिसाब से बहुत ही स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है और एक ही झटके में वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर ये देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है और मनी मन सोचता है वो इतनी जल्दी कैसे हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर वो लू से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, अब हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन लू तो वहाँ पर होता ही नहीं है। लू ने वहाँ से जाने से पहले वहाँ पर पैसों के बंडल रख दिए थे जो कि टैक्सी ड्राइवर के काम आ सकते हैं। उन पैसों को देखकर टैक्सी ड्राइवर सोचता है, एक मिनट, वो इंसान कहाँ गए? लेकिन तभी उन पैसों में उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, आप इन पैसों को रख लीजिए, ये पैसे तुमने कमाया है और अगर तुम्हें और ज्यादा पैसे चाहिए हो तो उसकी एक कीमत है जो तुम्हें अदा करनी होगी। मेरा फोन नंबर इस चिट्ठी के पीछे लिखा हुआ है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। ये पढ़ते ही टैक्सी ड्राइवर की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं और वो तुरंत ही रोड पर थैंक यू करने लगता है। इधर हम लू को देखते हैं जो कि दूर से छुपकर उसी को देख रहा होता है। वो देखता है कि टैक्सी ड्राइवर दूसरे डायरेक्शन में उसे थैंक यू बोल रहा है। ये देखकर वो मनी मन सोचता है, अरे तुम दूसरी तरफ थैंक यू बोल रहे हो, मैं इस साइड हूँ। उसके बाद लू एक गली के अंदर जाने लगता है और वो सोचता है, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो किसी की फालतू में हेल्प कर दे पैसे देकर, और ना ही मैं कोई नाम और शोहरत कमाने वाला हूँ। मैंने उसका इसलिए हेल्प किया है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है वो मेरा अगला कस्टमर बनेगा। लू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो सामने ध्यान देता है तो उसके सामने कोई लड़खड़ाते हुए आ रहा होता है। वो एक लड़का होता है जो कि बहुत ही बुरी तरह से बीमार लग रहा था। वो लू को देखकर बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? अगर इसी तरह तुम मुझे घूरते रहे तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। ये बोलते ही वो लड़का एक मेडिकल रिपोर्ट को फेंकता है जिस मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ था, ये लड़का बहुत ही बीमार है और ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। और इसके मेडिकल रिपोर्ट को देखकर लू कहता है, वाह ये कितना इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है मुझे एक मेंबर मिल गया। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हमें लू को अपार्टमेंट में दिखाया जाता है जिसके अंदर वो जा रहा होता है। तभी लू ध्यान देता है कि सोफा पर जो उसकी रूममेट होती है वो लेटी होती है
वो भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। उसे देख कर लू कहता है, अरे क्या तुमने फिर से ज्यादा काम कर लिया? उसके बाद लू एक कंबल लाकर उसे उड़ा देता है। इस लड़की का नाम यांग है, लेकिन तभी वो लड़की उड़ जाती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर लू जवाब देता है, अरे कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए, इसीलिए मैं तुम्हें कंबल उड़ा रहा था। ये सुनकर जेनिफर यांग कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं अब कमरे में जा रही हूँ आराम करने के लिए। और वो कंबल को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर लू उसे देखकर कहता है, ये कितनी घमंडी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, एक बार बस मैं अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा लूं और पावरफुल बन जाऊं, उसके बाद इस जैसी 1000 लड़कियां मेरे पास आएगी, तब देखता हूँ ये लड़की यांग मुझ पर घमंड कैसे दिखाती है। ये सोचने के साथ ही लू अपने इटर्नल क्लब को बनाने का आइडिया सोचने लगता है और सोचता है कि अगर मुझे अपना इटर्नल क्लब बनाना है तो सबसे पहले मुझे सबके मन में ये बैठाना होगा कि मैं बहुत सदियों से जिंदा हूँ और मैं एक बहुत ही मिस्टीरियस व्यक्ति हूँ जिसके पास समय की पावर है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा मुझे करके सबको भ्रम में डालना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने साथियों को ढूंढना होगा जो मेरी आगे चल के हेल्प करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लू एक प्लान बना रहा होता है जिसमें वो कैसे एम्प्लॉइज को हायर करेगा, उसकी डिटेल्स लिखता है। उसके बाद लू बैठकर सोचता है, चलो अपने प्लान की शुरुआत करते हैं। अब हमें रियल एस्टेट एजेंसी दिखाई जाती है जहाँ पर जाकर हम जमीन खरीदते हैं या फिर घर खरीदते हैं। वहीं पर लू पहुँच जाता है एक बहुत बड़ा बंगलो खरीदने के लिए। जैसे ही वो एंटर करता है, वहाँ पर एक जाओ नाम की लड़की जो कि एम्प्लॉय होती है वो उसके पास पहुँच जाती है और उसका वेलकम करती है। वो कहती है, वेलकम सर, आपका यहाँ पर स्वागत है, क्या आप यहाँ पर बिल्डिंग खरीदने के लिए आए हो? जिस पर लू जवाब देता है कि मैं बस यहाँ पर देखने आया हूँ। ये सुनकर जाओ कहती है, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, हमारे यहाँ की सारी बिल्डिंग्स जर्मन डिजाइन की है। फिलहाल के लिए आप ये बिल्डिंग देखिए, मैं एक एक करके आपको सारी बिल्डिंग्स दिखाऊंगी। जाओ ये बोल रही होती है, तभी इस पर यांग कहती है, तुम्हारे इतने से सैलरी में क्या तुम एक मैंशन खरीदना चाहते हो? तुम्हारे ये जाओ, क्या तुम उस आदमी से डील कर सकती हो? ये सुनकर जाओ कहती है, लेकिन मिस यांग ये तो आपका दोस्त है ना? जिस पर यांग कहती है, नहीं तो हम बस बातें कर रहे थे। और मनी मन सोचती है, ये मेरे साथ इतनी बकवास क्यों कर रही है। उसके बाद जाओ लू के पास चली जाती है और जाते जाते सोचती है, यांग कितनी खराब है, उसे लगता होगा इस कस्टमर से डील करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए उसने मुझे भेज दिया। ये सोचने के बाद जाओ लू के पास आ जाती है और कहती है, मिस यांग को कोई काम आ गया था, इसीलिए अब मैं आपको हैंडल करूंगी। चलिए मैं आपको घर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एंगू का बिल्डिंग है, ये सबसे बड़ा घर है, ये हम सबका सबसे बड़ा घर है और इसका कुल कीमत 50 मिलियन है। ये सुनते ही लू कहता है, ठीक है, मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। ये सुनकर जाओ कहती है, सर क्या आप मजाक कर रहे हो? ये हाउस बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसमें सिर्फ अकेले आप रहेंगे और ऊपर से ये घर बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, इसकी कीमत 50 मिलियन है। ये सुनकर लू कहता है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इस घर को खरीदूंगा और मैं ये सिर्फ तुमसे ही खरीदूंगा। ये सुनते ही जाओ बहुत ही खुश होती है और तुरंत भागते हुए कहती है, मैनेजर हमारा सबसे बड़ा घर बिकने वाला है। इस बात को यांग भी सुनती है और ये बात सुनकर वो बहुत ही सरप्राइज होती है और सोचने लगती है, क्या सच में इस घर को लू ने खरीद लिया? लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं इसके साथ 10 सालों से रह रही हूँ, फिर भी मैं इस बंदे के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाई हूँ। हो सकता है ये बंदा झूठ बोल रहा हो, मुझे अपने आंखों से देखना होगा कि ये इस बिल्डिंग का पेमेंट कर पाता है कि नहीं। फिर लू के सामने एक रियल एस्टेट का मैनेजर आता है और उससे कहता है, ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे रूल के हिसाब से हमें आपसे 50,000 युआन का डिपॉजिट चाहिए, उसके बाद ही आप इस बिल्डिंग को बुक कर सकते हैं। ये सुनकर लू अपना गोल्डन क्रेडिट कार्ड निकालता है और मैनेजर को देते हुए कहता है, तुम्हें डिपॉजिट लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस घर को अभी खरीद रहा हूँ, वो भी पूरे दाम में। ये सुनते ही जाओ और मैनेजर दोनों ही बहुत शॉक्ड होते हैं। उसके बाद मैनेजर लू को कांग्रेट्स बोलता है और कहता है, मुबारक हो आपको, आपने सबसे अच्छा घर खरीदा है जो एंगू में अब तक बना है। इसकी कीमत 50 लाख है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही बढ़ने वाला है। ये सुनकर लू वहाँ से चला जाता है और एम्प्लॉइज आपस में बात कर रहे होते हैं, तुमने सुना, उस आदमी ने उस पूरे बिल्डिंग का प्राइस पे कर दिया और जिस एम्प्लॉय ने डील करवाई थी उसे 30,000 का अचीवमेंट मिलेगा। उसके बाद हमें यांग दिखाई जाती है जो कि बहुत ही शॉक्ड होकर वहीं पर खड़ी होती है और सोच रही होती है, क्या इसने सच में पूरा पैसा कैश में पे कर दिया? अरे यांग तू कितनी बड़ी पागल है, तू इतने दिनों से एक मिलियनर के साथ रह रही थी, फिर भी तुझे पता नहीं चला, मैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। उसके बाद हमें लू को दिखाया जाता है जिसके मोबाइल पर एक फोन आता है और उसे उठाते हुए लू कहता है,
हेलो, और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि टैक्सी ड्राइवर का होता है। वो उससे कहता है कि मैं टैक्सी ड्राइवर बोल रहा हूँ जिसने आपको लिफ्ट दी थी। आपने कहा था अगर मुझे पैसों की जरूरत हो तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये सुनकर लू कहता है हाँ बिल्कुल, ये सच बात है, हमें जल्दी से मिलना चाहिए और अपने बिजनेस के बारे में बात कर लेना चाहिए, और तुम्हें कितने पैसे चाहिए इसके बारे में जल्दी से बात कर लेना चाहिए। और ये सीन यहीं पर कट होता है। उसके बाद हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसके नीचे रोड पर वो टैक्सी ड्राइवर बैठा होता है जिसने थोड़ी देर पहले ही लू से बात की होती है। लू ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। फिर तभी लू उसके पीछे आ जाता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। ये सुनकर वो ड्राइवर कहता है अरे मिस्टर लू आप आ गए। तब लू कहता है चलो बात करने के लिए कहीं और चलते हैं, और उसके बाद दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं। वहाँ जाकर टैक्सी ड्राइवर अपनी कहानी सुनाता है कि मेरे पिताजी का कल ऑपरेशन था जिसमें उनके दिमाग का इलाज किया गया, और बहुत ही हार्ड ऑपरेशन करके उन्हें जैसे तैसे बचाया गया। हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा है और मैं सबसे मदद ले चुका हूँ और सबका कर्जा मेरे ऊपर चढ़ चुका है। मैं अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांग रहा हूँ लेकिन वो भी मुझे पैसे देने से मना कर रहे हैं और मेरे कॉल्स को अवॉइड कर रही है जैसे कि ये उनके पिता ना हो। अगर मेरे पिता जिंदा नहीं बचते या फिर मर जाते तो मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अब वो सरवाइव कर गए हैं। तो बताइए मिस्टर लू कि तुम 10 साल तक ही जीवित रह पाओगे। ये सुनते ही टैक्सी ड्राइवर सोचता है 10 साल तो मेरे लिए काफी है, मैं 10 सालों में अपने बेटे को सक्सेसफुल होते हुए देख सकता हूँ और एक पिता के रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बाहर आ सकता हूँ और मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाएगा। तब तो मेरे लिए 10 साल ही काफी है। फिर तभी लू कहता है अगर तुमने अपना मन बना लिया है 3 साल का बेचने का तो जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। ये कहते ही लू हवा में कॉन्ट्रैक्ट को समन कर लेता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर टैक्सी ड्राइवर कहता है मैं समझ गया और साइन कर देता है। इसी तरह समय बीत जाता है और हमें दिखाई देता है कि लू ने एक एटीएम कार्ड बनाकर दे दिया है टैक्सी ड्राइवर को जिसमें 9 लाख युआन होते हैं। फिर जैसे ही टैक्सी ड्राइवर को पैसे मिल जाते हैं वो वहां से मिस्टर लू को थैंक्स बोलकर निकल जाता है हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए। उसे जाता हुआ देखकर लू सोचता है कि इतनी पैसों के साथ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी और इसके कंधे पर जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन जब इसका टाइम आ जाएगा और इसके 10 साल बीत जाएंगे तब क्या ये पछताएगा? क्या इसे रिग्रेट फील नहीं होगा कि इसने अपने 3 साल को बेच दिए? लू ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके पैरों पर एक बोतल आकर लगती है और वो बोतल उसी जगह पर टूट जाता है। उसके बाद हमें सामने एक लड़का दिखाई देता है जिसने बोतल लू के पैरों पर मारी होती है। वो कहता है तुमने मेरी बोतल तोड़ दी, मुझे इसके पैसे चाहिए, मुझे अभी के अभी पे करो। ये सुनते ही लू हंसने लगता है और सोचता है ये तो किसी कुत्ते की तरह लग रहा है, वो भी पागल कुत्ते की तरह। लू को हंसता हुआ देखकर वो लड़का बोलता है अरे तू मेरे ऊपर हंस कैसे रहा है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे यहीं पर जान से मार दूंगा। ये सुनकर लू तुरंत गुस्से में कहता है तुम्हारे पास तो बहुत कम वक्त बचा हुआ है, तुम्हारे उस रिपोर्ट ने बता दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक्यूरेट बताना चाहता हूँ कि तुम कितने साल जियोगे। तुम्हारे पास 27 दिन और कुछ मिनट बचे हुए हैं, 18, 17, 16। ये सुनते ही वो बंदा बहुत ही शॉक्ड होता है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन तभी लू मुड़ते हुए कहता है अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे साथ आओ और मेरे साथ चलो। ये बोलते ही वो पूछता है कि तुम्हें कौन सी बीमारी है और तुम्हारे फैमिली में कौन है? इस पर वो लड़का कहता है मेरा नाम पेंग है और मुझे ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर होता है। ये सुनते ही लू बोलता है अरे ये तो बहुत ही सीरियस बीमारी है, तुम्हें तो आराम करना चाहिए, लेकिन तुम बाहर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए चिंता नहीं कर रही? आखिर तुम बाहर क्या कर रहे हो? ये सुनकर पेंग बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, तब मैंने उनसे कह दिया था कि आप सोच लीजिए मैं मर चुका हूँ। ये सुनते ही लू सोचता है अच्छा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, लेकिन हो सकता है ये मुझे धोखा दे दे, तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। ये सोचकर लू वहाँ के समय को गलती से 100 गुना फास्ट कर देता है, यानी जहाँ 1 सेकंड गुजरेगा वहाँ 100 सेकंड गुजर चुके होंगे। जैसे ही समय की घड़ी बढ़ती है हर जगह एक रोशनी छा जाती है। ये देखकर पेंग बहुत ही शॉक्ड और कंफ्यूज होता है और फिर सोचने लगता है अरे आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? तब लू कहता है चिंता मत करो, मैंने बस समय को गलती से बढ़ा दिया
दिया है। मैं एक टाइम बिजनेसमैन हूँ और मैं तुम्हारे जीवन रेखा को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी आजादी चाहिए, यानी कि अब से मैं तुम्हें काबू करूंगा। ये बोलते ही वो उसके सिर के ऊपर टाइम को दिखाने लगता है कि उसके पास कितना समय बचा हुआ है। वो बंदा अपने सिर के ऊपर एक अजीब सी रोशनी को देखकर सोचने लगता है, अरे यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरे साथ कोई इल्यूजन तो नहीं हो सकता? क्या ये कोई सपना है? लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। ये सोचते ही पेंग बहुत ही सीरियस होकर लू से पूछता है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? पेंग के रिएक्शन को देखकर लू सोचता है, वाह क्या रिएक्शन है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे इस आदमी से ऐसा ही उम्मीद थी। मैंने एकदम सही बंदा चुना है। और वहीं दूसरी तरफ पेंग लू को देखकर सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा मुझसे चाहता क्या है? मैं तो वैसे ही मरने वाला हूँ, ये मुझसे क्या ही लेगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पास 2 बहनें और 1 भाई है, लेकिन घर के फाइनेंशियल हालात काफी अच्छे नहीं है और मैं अपने बीमारी का इलाज भी नहीं करवा पाया। इसीलिए घर छोड़कर यहाँ पर आ गया ताकि उनका बोझ ना बनूं और यहाँ पर आकर मरने से पहले कुछ कमा लूं और उन्हें कुछ दे दूं। पर एक मरता हुआ इंसान क्या ही कमा सकता है? मैं अभी कितना बड़ा बेवकूफ था। लेकिन अगर मैं जिंदा रह सकता हूँ तो मैं अपनी पूरी की पूरी बॉडी को बेचकर अपने घर वालों को पैसे भेज सकता हूँ। तभी लू पेंग से पूछता है, तो बताओ तुम्हारा क्या डिसीजन है? तुमने क्या सोचा? ये सुनकर पेंग अपने मुंह से सिगरेट फेंक देता है और तुरंत घुटनों पर बैठकर बोलता है, ब्रदर मैंने अपना डिसीजन बना लिया। इधर पेंग मनी मन सोचता है कि मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, पर क्या मैं सच में इस बुलशिट पर भरोसा कर रहा हूँ? अगर ये सब झूठ निकला तो मेरी मौत पक्की है। ये देखकर लू बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, तुम अपने हालात के हिसाब से सोचना जानते हो। मैं ये देखकर बहुत ही खुश हूँ। तो चलो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट के रूप में 100 दिन देता हूँ। ये बोलते ही लू अपने पावर का यूज करता है और पेंग के अंदर 100 दिन डाल देता है। अब उसकी जीवन रेखा 100 दिन बढ़ चुकी है, यानी कि टोटल 126 दिन हो गए हैं। पेंग यहाँ पर बहुत ही हाफरा होता है। फिर लू पेंग से पूछता है, तो बताओ फिर से स्वस्थ होकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? ये सुनकर पेंग सोचता है, अरे मेरी कमजोरी, मेरी बीमारी सब कैसे गायब हो गया? मेरे शरीर में अब कोई भी दर्द नहीं है। ये आदमी तो सच में रियल डील है, ये मजाक नहीं कर रहा था। ये सोचने के बाद ही पेंग कहता है, भाई मैं अब से तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं अब से तुम्हारा कुत्ता हूँ। तुम जैसे बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। आज से मेरी जिंदगी तुम्हारे नाम है। ये सुनते ही लू पेंग को अपना कार्ड देता है जो कि टनल क्लब का होता है और उससे कहता है, मैं तुमसे चाहता हूँ तुम 2 काम करो। पहला, जाओ अपने सर के बाल मुंडवा लो और नहा धोआ कर फ्रेश हो जाओ। दूसरा, ये लो, इस पेपर पर एक एड्रेस है, वहाँ पर पहुँच जाना। और हाँ, मुझे भैया बुलाना बंद करो, अब से मुझे मास्टर बुलाना। ये सुनते ही पेंग कहता है, पर मालिक, और देखता है कि लू वहाँ से जा चुका होता है। वो कहता है, मालिक कहाँ पर गए? और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। लू अपने अपार्टमेंट में पहुँच चुका होता है। वहाँ जाके वो सोच रहा होता है कि चलो इटर्नल क्लब का एक मेंबर मिल गया, अब मुझे और भी मेंबर्स ढूंढने पड़ेंगे ताकि मेरा क्लब ग्रो हो। जैसे जैसे मेरे कस्टमर्स बढ़ेंगे मेरा बिजनेस भी ग्रो करेगा। मुझे और भी ईमानदार लोग चाहिए होंगे, टैलेंटेड लोग जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर और जो भी एक्सेप्शनल हो, वही मेरे इटर्नल क्लब के मेंबर बन सकते हैं। चलो देखते हैं अब कौन होगा वो लकी इंसान जो मेरे क्लब को ज्वाइन करेगा। लू यही सब सोच रहा होता है, तभी उसके अपार्टमेंट का गेट खुलता है और अंदर कोई और नहीं बल्कि यंग आती है, जो कि बहुत ज्यादा दारू पी चुकी होती है और वो लू को गाली देते हुए कहती है, मुझे लगा नहीं था तुम दोबारा से इस अपार्टमेंट में आओगे। यंग को देखकर लू सोचता है, अरे इसने तो बहुत ज्यादा पी ली है, लेकिन नहीं, ये पूरी तरह से नशे में नहीं है, ये सब प्लान करके आई है, ये मुझे सेड्यूस करना चाहती है। उसके बाद यंग लू के पास आते हुए कहती है, मुझे लगा नहीं था तुम अपनी पहचान मुझसे छुपाओगे, मुझे ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। उसकी बातें सुनते ही लू बोलता है, तो तुम बताओ आखिर तुम इसके बारे में क्या कर लोगी? जिस पर यंग कहती है, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी और पनिशमेंट के रूप में तुम मेरे 3 शॉट्स ले सकते हो। और वो ड्रिंक करते वक्त गलती से ली के ऊपर गिरा देती है। ये देखकर ली सोचती है, अगर ये मेरा पुराना वक्त होता तो मैं अब तक गिव अप कर चुका होता, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। फिर वो यंग को उठाकर बिस्तर पर फेंकता है और यंग सोचती है, चाहे ली कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो एक ठंडा इंसान नहीं है। उसके बाद यंग आंखें बंद कर लेती है और फिर खोल के देखती है और उसे देखते हुए कहती है, क्यों, क्या हुआ? जिस पे ली कहता है, तुम सुअर होकर बहुत खूबसूरत दिख रही हो। और यंग मानती है कि
उससे गलती हुआ है। फिर ली उसके पास जाकर कहता है मुझे चालाक और ऑनेस्ट लड़कियां पसंद है, लेकिन अब मुझे देखना है कि लड़की अपने अट्रैक्शन कैसे दिखाती है। अगली सुबह ली अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है और पीछे से यांग आती है और कहती है मुझे लगता है मैं लेट हो जाऊंगी। तब ली बोलता है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी छुट्टी अरेंज कर दी है। ये सुनकर यांग थैंक यू बोलती है और कहती है तुम तो बहुत ही अच्छे हो। तब ली कहता है अब मुझे भूख लगी है, अपना कुकिंग स्किल दिखाओ। ये सुनते ही यांग किचन में चली जाती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। ली खोलती है तो एक लड़का खड़ा होता है जो कहता है मास्टर सॉरी मैं लेट हो गया। ये सुनकर ली खुश होते हुए कहता है अब से मुझे सर कहना। तब लड़का जिसका नाम पिंग हाउ है यस सर बोलता है। ये सब यांग देखते हुए सोचती है ली असल में किस टाइप का इंसान है। उसके बाद यांग पिंग हाउ के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है और कहती है कुछ और चाहिए तो बुला लेना। ली पिंग से कहता है ये हमारा हेल्प कॉन्ट्रैक्ट है, तुम अपनी 3 कंडीशन डाल सकते हो जिन पे मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता हूँ, वरना साइन कर दो। ये सुनकर पिंग बिना सोचे समझे साइन कर देता है। ली सोचता है अगर ये मुझे इतना ट्रस्ट करता है तो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। फिर लिंक पिंग को पहला टास्क देता है जिसमें उसे एक बॉम्ब नाम के स्टूडेंट को ढूंढना था। तब पिंग यस सर बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर ली सोचता है एक हेल्पर होने से सब कुछ कितना आसान हो गया, अब मुझे टनल क्लब के लिए जगह ढूंढना चाहिए। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग में जहाँ कुछ लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे हैकर का विंसर फायरवॉल तोड़ना बहुत ही इम्पॉसिबल है क्योंकि वो दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजता है और सबके सब शॉक होकर देखते हैं कि वो फायरवॉल ब्रेक हो गया है। न्यूज में बताया जाता है किसी वायरस अटैक ने स्टॉक एक्सचेंज और गवर्नमेंट सिस्टम को क्रैश कर दिया है जिससे काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने कंप्यूटर से हैक करता है और कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। लेकिन उसे चेस्ट पेन होने लगता है। दर्द के साथ वो दवाई खाता है और सोचता है मरने से पहले मैं दुनिया को अपने साथ डुबाऊंगा। तभी उसका कंप्यूटर वार्निंग देता है कि उसका कोई फायरवॉल तोड़ रहा है। उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर लिखा होता है तुम मरोगे नहीं, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। फिर लड़का मैसेज पढ़ के बोलता है बकवास, उनके पास मेरा सारा इन्फॉर्मेशन है लेकिन मैं अभी 3 साल का बच्चा नहीं हूँ जो अजीब से क्वेश्चंस के लालच में आ जाए। फिर वो मुड़कर देखता है और बोलता है क्या मूर्ख है। तभी उसके कंप्यूटर पे फिर से मैसेज आता है मैं तुम्हारा लाइफ स्पैन देख सकता हूँ। ये देख कर लड़का बोलता है ये कितना जिद्दी आदमी है। फिर ली उसे एक लिंक भेजता है और कहता है इसे ट्राई कर लो। तब लड़का हंसते हुए कहता है ये किसी काम का नहीं है, क्या तुम्हें लगता है तुम एक नॉर्मल से वीडियो लिंक से मुझे ट्रैक कर पाओगे? मुझे लगा था तुम्हारे पास सच में कुछ किलर प्लान होगा। फिर वो कहता है ठीक है, क्योंकि तुम मेरे पास चले आए हो तो मैं तुम्हारी वीडियो देखूंगा। उसके बाद हम वीडियो में ली को देखते हैं जो किसी कुर्सी पे बैठा होता है और बोलता है ग्रीटिंग्स रॉबर्ट उबन मॉरिस। ये सुनकर लड़का बहुत ही शॉक्ड होते हुए कहता है इसे मेरा नाम कैसे पता? और वो मनी मन सोचता है मैं कितना लापरवाह था। फिर ली बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में और कुछ भी जानता हूँ, जैसे तुम गिरने वाले हो। उसके बाद ली चुटकी बजाता है और लड़के के आसपास से गोला बन जाता है। ये देख कर लड़का बहुत ही शॉक्ड होता है और सोचता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर उसके सिर पर उसका नाम और उसका उम्र लिखा होता है जिसमें लिखा हुआ था उसके जीने के लिए सिर्फ 10 दिन 21 मिनट और 18 सेकंड बचे हुए हैं। ये देख कर ली कहता है अरे तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 दिन ही बचे हुए हैं। तब लड़का शॉक्ड होते हुए सोचता है ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, क्या मुझे ढूंढ लिया गया है? नहीं नहीं, मैं तो हमेशा अपने घर में ही था। उसके बाद लड़का हैरान होकर ली से पूछता है आखिर तुमने ये सब कैसे किया? मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, ऐसा तो डॉक्टर ने नहीं बोला था। तब ली बोलता है जिंदगी और मौत के बीच की रेखा बहुत ही पतली होती है। ये सुनकर लड़का बोलता है लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तब ली कहता है मैं तुम्हें एक चीज दे सकता हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है और वो है टाइम। ये सुनकर लड़का गुस्से में कहता है आखिर तुम कौन हो? तब ली बोलता है तुम अपने स्किल से मुझे 10 दिन में ढूंढ पाओगे। गुड लक मिस्टर रॉबर्ट। और ये वीडियो यहीं पर कट जाती है। लड़का सिर्फ देखते रह जाता है। उसके बाद हम एक कॉफी शॉप का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी ली के सामने बैठा हुआ था और वो कहता है सर आपने जो बोला था हमने कर दिया। ये लड़का बहुत ही तेज था, हमने सुराग भी छोड़ दिए। फिर ली कहता है चिंता मत करो, चाहे वो स्किलफुल हो लेकिन है तो एंड में एक इंसान ही, हर इंसान को मरने से डर होता है। उसके बाद हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ रॉबर्ट हंसते हुए कहता है मेरे हिसाब से यही जगह होनी चाहिए। उसके बाद वो मनी मन सोचता है मुझे जल्दी से उस आदमी को ढूंढना
होगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर रॉबर्ट को खांसी आनी शुरू हो जाती है और वो खांसने लगता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है, सर क्या आप ठीक हो? आपको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। तब रॉबर्ट बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अपने फोन में फोटो दिखाते हुए गार्ड से पूछता है, क्या आपको इस प्लेस के बारे में पता है? और ये सीन यहीं पर कट होता है। उसके बाद हम ली का घर देखते हैं जहाँ ली और हाउ पिंग बैठे होते हैं। हाउ पिंग ली से कहता है, सर जो एक्स्ट्रा टाइम आपने दिया था वो खत्म होने वाला है। मेरा बॉडी बहुत ही कमजोर हो रहा है। ये सुनकर ली मनी मन सोचता है, लगता है 100 दिन के एक्सटेंड लाइफ स्पैन ने उसके शरीर को पहले जैसे कंडीशन में ला दिया है, लेकिन बीमारी से बचने से नहीं रोका है। वेल देखा जाए तो मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो अपने नए पावर्स के बाउंड्रीज को ट्राई कर रहा हूँ और मेरे पास मेडिकल नॉलेज भी पूरा नहीं है। फिर वो सोचता है, क्या मैं अपना नजरिया बदल के इंसान को एक सेल के ग्रुप के जैसे ट्रीट करूँ? फिर ली उठकर कहता है, जल्दी से एक माइक्रोस्कोप लेकर आओ और अपना खून भी देना। ये सुनकर हाउ पिंग हैरानी से कहता है, सर क्या हुआ? तब ली कहता है, अगर मेरा प्लान काम कर गया तो तुम्हें एक नया सरप्राइज मिलेगा। उसके बाद ली माइक्रोस्कोप में काम करता है और मनी मन सोचता है, मैं अपने टाइम स्लो करने वाले पावर पे रिसर्च कर रहा हूँ जिसे मैं यूजुअली यूज नहीं करता हूँ। अगर मैं इस पावर को इंडिविजुअल सेल पे अप्लाई कर पाऊँ तो क्या मैं किसी इंसान के लाइफ को लंबा कर सकता हूँ? उसके बाद वो ब्लड सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हुए कहता है, ब्लड सेल का टाइम स्लो हो रहा है। अगर मैंने बीमार सेल के स्पीड को स्लो कर दिया तो है। और वो घर को देखकर मनी मन सोचता है, देखते हैं आखिर ये क्या कर सकता है। उसके बाद वो डोर को नॉक करता है। तभी हाउ पिंग गुस्से में दरवाजा खोलता है। रॉबर्ट गिर जाता है। तब हाउ कहता है, क्या तुम कुछ तोड़ने का ट्राई कर रहे थे? ये देखकर रॉबर्ट गुस्से में कहता है, मैं तेरे न्यूड्स को डार्क वेब पे डाल दूंगा। तब ली हैरानी से कहता है, डार्क वेब? सीरियसली? ली को देखकर रॉबर्ट कहता है, अच्छा तो तुम ही थे। फिर ली कहता है, रॉबर्ट तुम बहुत ही तेज हो, मुझे नहीं लगा था तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लोगे और तुम्हारी चाइनीज भी काफी अच्छी है। तब रॉबर्ट कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, टेक्नोलॉजी के जमाने में चाइना के बारे में नॉलेज ना हो ये तो बहुत ही अजीब है। और कहता है, क्या तुम टाइम लॉर्ड हो? नहीं मुझे नहीं लगता तुम कुछ खास भी हो। हाउ उसके पीछे खड़ा होता है और उसकी बात सुनकर थप्पड़ मार देता है। कहता है, क्या तुम अंधे हो? क्या सर से ऐसे बात करते हैं? ये देखकर रॉबर्ट उससे फाइट करने लगता है और वो दोनों ही लड़ाई करने लगते हैं। ये देखकर ली कहता है, रॉबर्ट रुको और हाउ पिंग तुम मेरे पास आओ। ली की बात सुनकर हाउ पिंग उसके पास चला जाता है और उसके सामने झुक जाता है। तब ली उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, जब तक मैं किसी चीज पर ध्यान लगा सकता हूँ तब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे मैं ब्लड सेल्स में उनका टाइम कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद ली बीमार सेल का टाइम 10x स्लो कर देता है जिससे हाउ को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो खुशी से चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर रॉबर्ट बहुत ही शॉक्ड होता है। तब ली कहता है, मैंने तुम्हारे बीमार सेल्स को बहुत ही स्लो कर दिया है, अब आगे तुम्हारे इम्यून सिस्टम पर सब डिपेंड करता है। हाउ अपने मनी मन सोचता है कि ये फीलिंग तो पहले से भी अलग लग रही है। फिर वो खुशी से कहता है, सर मेरा दर्द कम हो गया, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। फिर ली रॉबर्ट से पूछता है, कैसा लगा? तब रॉबर्ट हैरानी से कहता है, क्या ये तो बहुत ही अमेजिंग है, क्या ऐसी चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती भी है? ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल है। तब ली उसे भी ठीक कर देता है। ये देखकर रॉबर्ट डांस करते हुए कहता है, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा और मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ। तब हाउ पिंग कहता है, चुप हो जाओ, बंदर की तरह उछलना बंद करो। तब ली कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। तभी रॉबर्ट उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है, आप तो भगवान हो, आप असली भगवान हो। ये देखकर हाउ पिंग गुस्से में कहता है, सर से तमीज से बात करो। फिर ली बोलता है, रॉबर्ट अगर तुम मेरे इटर्नल क्लब में ज्वाइन हो जाओ तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा। ये सुनकर रॉबर्ट खुश होते हुए कहता है, मैं आपके क्लब को ज्वाइन करूंगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगा, मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। उसके बाद रॉबर्ट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तब ली कहता है, मेरे साथ काम करना शुरू करने के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे। सबसे पहला काम है दुनिया के सभी टैलेंटेड लोगों का एक डाटाबेस बनाना है। उन लोगों के बारे में पता लगाना है जिनका शरीर कमजोर है या जिनके माँ बाप को बहुत ही तगड़ी बीमारी है और जो मरने वाले हैं। उसके बाद तुम अमीर लोगों के लिए एक डाटाबेस बनाना, उन्हें एज, मनी, हेल्थ और ऐसे फैक्टर के हिसाब से सॉर्ट करना। तब ली बोलता है, तुम्हें एक और काम करना है जो तुम्हें अभी करना पड़ेगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो मैसेज भेजने के काम आता है और वो पूरी तरह से सीक्रेट हो। मैं सभी कस्टमर्स को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये सुनकर रॉबर्ट हंसते हुए कहता है, ये तो मेरे लिए बच्चों का काम है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हमें अगले दिन का रॉन्ग परिवार का सीन दिखाया जाता
होता है, जहाँ एक लड़का अपने अंकल से पूछता है क्या मिस्टर ली सच में लोगों को मौत के मुंह से वापस लाते हैं। उसकी बात सुनकर मिस्टर रॉन्ग कहते हैं मैं अभी हेल्दी महसूस कर रहा हूँ और मेरा शरीर झूठ नहीं बोल सकता। फिर पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और बोलता है सर ये एक 20 साल के लड़के ने बॉक्स दिया है, मैंने इसे चेक कर लिया और ये सेफ है। उसे देखकर मिस्टर रॉन्ग बोलते हैं आखिर ये मेरे लिए कौन ही भेजेगा। और जब वो गिफ्ट को देखते हैं तब उसके ऊपर मिस्टर ली का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर मिस्टर रॉन्ग थोड़ा शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं जल्दी से खोलो इसे। तब उसमें एक फोन निकलता है जिसमें इटर्नल क्लब लिखा होता है। ये देखकर वो मनी मन सोचते हैं आखिर ये इटर्नल क्लब है क्या। तब उनके बगल में खड़ा एक लड़का बोलता है मुझे भी एक चिट्ठी मिली थी। तब मिस्टर रॉन्ग गुस्से में कहते हैं कि तूने अब तक मुझे ये जरूरी बात क्यों नहीं बताई, और उससे कहते हैं चिट्ठी को जल्दी से पढ़ो। फिर वो लड़का उस लेटर को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है इटर्नल क्लब्स अपने मेंबर्स के लिए रैंकिंग सिस्टम का यूज करता है और फर्स्ट लेवल के मेंबर को 1000 पॉइंट चाहिए, सेकंड लेवल के बंदे को 10,000 पॉइंट चाहिए और इसी तरह से इसमें 6 लेवल है जिसके लिए 100 मिलियन पॉइंट चाहिए। अगले लेवल पर अपग्रेड करते वक्त आधे पॉइंट खरीदने पड़ेंगे और आधे पॉइंट्स इटर्नल क्लब के दिए गए इलीगल काम करने पर मिलेंगे। और मेंबर्स को हर लेवल के साथ अलग अलग लाइफ स्पैन का फायदा मिलेगा, जैसे फर्स्ट लेवल पे 1 साल का एक्स्ट्रा समय, सेकंड लेवल पे 3 साल और सिक्स्थ लेवल पे 26 साल। और इटर्नल क्लब आपको लाइफ स्पैन चेंज करने का फायदा देती है। ये देखकर लड़का बोलता है अगर मैंने मिस्टर ली के पावर और एक्शन को खुद नहीं देखा होता तो मैं इस पर कभी विश्वास नहीं करता कि ऐसा भी कोई क्लब एग्जिस्ट करता है। तब मिस्टर रॉन्ग बोलते हैं एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ, मुझे सबको एक जरूरी बात बतानी है। फिर हमें मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहां मिस्टर रॉन्ग कहते हैं मुझे मिस्टर ली से इटर्नल क्लब का इनविटेशन मिला है। ये सुनकर सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या ऐसा भी कोई क्लब एग्जिस्ट करता है, क्या ये लीगल है और इस क्लब में किस तरह के लोग होते हैं, अगर वो एंशिएंट ह्यूमंस हुए तो क्या होगा। तब एक आदमी बोलता है हमें इस केस में बहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिए क्योंकि अगर हम लापरवाह हुए तो रॉन्ग परिवार खत्म हो सकता है और हम इतने पावरफुल और मिस्टीरियस आदमी को लाइटली नहीं ले सकते हैं। फिर दूसरा आदमी बोलता है मैं अभी इस बात से एग्री करता हूँ, जब बात इटर्नल क्लब की हो तो हमें सीरियस होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मिस्टर रॉन्ग बोलते हैं मैं यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया हूँ, मैं बस ये बताने आया हूँ कि हमें जल्दी से डिसीजन लेना पड़ेगा वरना देर होने पर हमें बुरा असर पड़ेगा। तब लड़का कहता है माफ कीजिए अंकल, आप इस क्लब में इनवाइट होने वाले पहले आदमी हो। उसके बाद मिस्टर रॉन्ग फोन से क्लब में लॉगिन करते हैं और सब परिवार वाले फोन के स्क्रीन पे देखते हैं और बोलते हैं इटर्नल क्लब में पहले से इतने मेंबर्स है। फिर हमें ग्रुप चैट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग बातें कर रहे होते हैं और मिस्टर रॉन्ग के लॉगिन करते ही उनका स्वागत करते हैं। फिर कहते हैं कि चेयरमैन अब मिशन देने वाले हैं और मैं मिशन कंप्लीट करूंगा। फिर एक रेड पैकेट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है नंबर सेकंड को रेड पैकेट मिला है और एक आदमी बोलता है कि नंबर 2 तुम तो 200 साल के हो गए हो और अब भी नहीं मरना चाहते हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि चेयरमैन के साथ एक लड़का बहुत ही कंफ्यूज होता है और वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है। फिर वो बोलता है कि वो आदमी 100 साल पूरा कर चुका है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अब हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ ली रॉबर्ट से बोलता है कि ऐसे ही ग्रुप में बातें करते रहना ताकि लोगों को लगे असली इंसान बात कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर रॉबर्ट कहता है ठीक है बॉस, मुझे मानना पड़ेगा ये काम बहुत ही मजेदार है। तब मिस्टर रॉन्ग पूछते हैं क्या तुम बता सकते हो नंबर 2 कितना पुराना है। ये देखकर ली और रॉबर्ट बहुत ही खुश होते हैं। तब ली कहता है तो नंबर 45 और नंबर 10 से मैसेज भेजना और कहना कि नंबर 2 शायद किंग और मिंग राजवंश से पहले का है। फिर रॉबर्ट कहता है ओके बॉस और हंसते हुए कहता है कि पहले वाले काम से ये काम तो बहुत ही अच्छा है। उसे देख कर ली कहता है अब और गेम मत खेलो और डायरेक्टली नंबर 2 को रॉन्ग से बात करने दो। फिर हमें ग्रुप चैट को दिखाया जाता है जहां नंबर 45 बोलता है कि मुझे यकीन नहीं है लेकिन शायद मिंग राजवंश से पहले का है। तभी नंबर 2 बोलता है कि नहीं, जब मैं ज्वाइन हुआ था तब वो पहले से था। और फिर नंबर 2 बोलता है हेलो न्यू कमर, मैं तुम्हारा गाइड बनूंगा क्योंकि तुम 129th मेंबर हो, प्लीज अपना नाम 129 कर लो। ये देखकर मिस्टर रॉन्ग बहुत ही शॉक्ड होते हैं। तब नंबर 2 कहता है चेयरमैन पहले तुम्हें तुम्हारा पहला मिशन भेजेंगे और उसे कंप्लीट करने के बाद तुम ऑफिशियली इटर्नल क्लब के सदस्य बन जाओगे और अपने न्यू लाइफ की खोज शुरू करोगे। मिस्टर रॉन्ग ये सब देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं और गहरी सोच में डूब जाते हैं।
एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मिस्टर रॉन्ग से, जो कि बताते हैं इटर्नल क्लब एक ऐसा क्लब है जो मिस्टर ली ने बनाया था। इस क्लब में वो लोग शामिल होते हैं जो कि लंबी उम्र जीना चाहते हैं, और ये क्लब इतिहास में कई बार अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस राज भरे क्लब का नाम है इटर्नल क्लब, और इसका एक क्लियर मिशन है जो है 3 बेसिक मकसद जो इस क्लब के डायरेक्शन को तय करते हैं। पहला है अर्थ की रक्षा करना, क्योंकि अभी तक लाइफ के लिए सिर्फ अर्थ ही एक ऐसी सुटेबल जगह है और इसे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। दूसरा है एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, खासकर स्पेस में, ताकि क्लब के मेंबर्स अर्थ के सीमाओं से आगे निकल सके। तीसरा एम है बायोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट को एडवांस करना। ये सब सुनकर मिस्टर रॉन्ग के फैमिली बहुत ही शॉक्ड होते हैं और पूछते अंकल आप रुक क्यों गए। तब मिस्टर रॉन्ग कहते हैं कि नंबर 45 और नंबर 10 ऐसे लगे हैं जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और जहां तक नंबर 2 की बात है वो तो और भी ज्यादा पुराने जमाने का हो सकता है। तब उसके फैमिली मेंबर्स कहते हैं क्या इसका मतलब जितना छोटा नंबर होगा वो इंसान उतना ही पावरफुल या पुराना होगा। तब मिस्टर रॉन्ग कहते हैं अगर हमारा फैमिली 100 साल पुराना है तो सोचो ये लोग मिंग डायनेस्टी के बाद से जिंदा है और इनके पास जो नॉलेज और पैसा है वो हद से ज्यादा है। इसी कारण से हमें किसी भी नंबर को नाराज नहीं करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर सभी लोग एग्री करते हैं और तभी उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें मिस्टर ली का दिया हुआ मिशन होता है। ये मिशन होता है कि इटर्नल क्लब के लिए कैपिटल में एक मीटिंग प्लेस चाहिए। रिक्वायरमेंट होती है एरिया क्लीन और पीसफुल हो और साथ ही साथ एजुकेशनल पर्पस के लिए हो, और ये जगह एक प्राइम लैंड पर हो और इसका एरिया 2500 से 3000 स्क्वायर किलोमीटर हो। इस प्लेस को ढूंढने पर इसका रिवॉर्ड 500 पॉइंट्स मिलेंगे। फैमिली मेंबर्स मिशन को पढ़ते हुए कहते हैं मैं समझ गया क्यों नंबर 2 ने बोला था ये नए मेंबर के लिए एक रिवॉर्ड जैसा होगा। तब मिस्टर रॉन्ग बोलते हैं याद रखो हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, सब कोई काम पर लग जाओ और ऐसी जगह ढूंढो जो रिक्वायरमेंट पे खड़ी उतरती हो। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है ली के ऊपर। रॉबर्ट उससे कहता है बॉस ग्लोरी फैमिली से मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है कि हम मिशन को पूरा करेंगे और कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर रॉबर्ट हंसता है और बोलता है लगता है मछली चारे में फंस गई। तब ली कहता है बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, ग्लोरी फैमिली को हमें ट्रेस करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तब रॉबर्ट बोलता है बॉस चिंता मत करो, वो हमारे बालों का एक तिनका भी नहीं ढूंढ पाएंगे। उसकी बात सुनकर ली सोचता है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खुद ही क्रिएट करना बहुत ही एक्साइटिंग है और हम इतने मिस्टीरियस है कि भगवान भी हमें खुद ही नहीं ढूंढ पाएंगे। और कुछ दिनों बाद रॉबर्ट ली को कुछ पेपर्स को दिखाते हुए कहता है ये सब नए हैं, अभी गर्म हैं, उन्होंने सच में तेजी दिखाई है और ये लोकेशन बहुत ही टॉप क्लास है। तब ली कहता है ग्लोरी फैमिली सच में बहुत ही अमीर है, ये जगह सस्ती नहीं होगी, पर क्या ये जगह हमारे क्लब के लिए सही भी होगी। ली एक फोटो को देखकर बोलता है ये जगह फूड एंड यूनिवर्सिटी के पीछे है, एजुकेशनल इन्वायरमेंटल भी है और ट्रेडिशनल और वेस्टर्न का कॉम्बो है, जगह बुरी नहीं है। रॉबर्ट भी कहता है मेरी भी इसी पर नजर थी, इसका एरिया भी 3000 प्लस का है। तब ली कहता है ठीक है हम इसी को चुनेंगे। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ मिस्टर रॉन्ग और उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं। थोड़ी देर बाद ली और उसकी टीम भी वहीं पर पहुंच जाती है। तब ली को देखकर मिस्टर रॉन्ग कहते हैं मिस्टर ली हम आपका वेट कर रहे थे। तब ली कहता है मैं माफी चाहता हूँ देरी करने के लिए, आपकी सेहत बहुत ही अच्छी लग रही है। तब मिस्टर रॉन्ग कहते हैं ये सब आपकी ही रहमत है, मैं अब बहुत ही बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर ली कहता है इसमें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये सब आपने अपने पैसे से लिया है। फिर वो अपने मनी मन सोचता है हाँ ये भी है, लेकिन ये अपने आप को बूढ़ा होने से नहीं रोक सकते हैं। मिस्टर रॉन्ग के साथ एक लड़का होता है और वो बोलता है मिस्टर ली मुझे प्लेस दिखाने का परमिशन दीजिए। रॉबर्ट और पिंक प्लेस को देखकर बहुत ही शॉक्ड होते हैं। रॉबर्ट एक जगह दिखाकर बोलता है, तब पिंक बोलता है बेवकूफ डिसीजन मत लो मिस्टर ली के लिए। तब ली कहता है ठीक है पिंक तुम भी एक जगह चुन लो, क्या तुम्हें ट्रेनिंग रूम नहीं चाहिए। तब मिस्टर रॉन्ग के साथ वाला लड़का बोलता है क्या मिस्टर ली इस जगह से सेटिस्फाइड है, अगर नहीं तो हम और भी लोकेशन ढूंढ सकते हैं। फिर ली रॉबर्ट की तरफ देखता है, रॉबर्ट समझ जाता है और अपने फोन में कुछ करता है। उसके बाद मिस्टर रॉन्ग के फोन पे मैसेज आता है, मैसेज में लिखा हुआ होता है कि मिशन कंप्लीट, नंबर 129 ने अपना न्यू मेंबर मिशन पूरा कर लिया है और उन्हें 500 पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स के पॉइंट्स मिलाकर टोटल 600 पॉइंट्स मिलेंगे। तभी नंबर 128 बोलता है नए मेंबर को बधाई हो। फिर नंबर 89 बोलता है लगता है नंबर 129 बहुत ही कैपेबल है, इससे तो प्रेसिडेंट तक
तक इम्प्रेस हो गए। तभी नंबर 23 बोलता है, मिस्टर ली ने काफी टाइम से किसी को इतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं दिया। तब नंबर 1 बोलता है, बधाई हो। फिर ली के फैमिली मेंबर उसके पास आकर बोलते हैं, आपने कर दिया। तब ली कहता है, अब टाइम आ चुका है किसी और के साथ टाइम खरीदने का। उसके बाद हमें अगला दिन दिखाई जाता है, जहाँ पर हमें चैंग को दिखाई जाता है जो कि बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। ली बताता है पिंग एम्प्लॉय नंबर 1 है, पर्सनैलिटी टेक्नीशियन है, सीरियस, काम और ग्रेट कैपेबिलिटीज वाला है। उसके पर्सनैलिटी में क्लियर फ्लोस नहीं है और मुझे इम्प्रूवमेंट की संभावना है। ये फाइटिंग और पीस दोनों में ही एक्सपर्ट है। इटर्नल क्लब के सिक्योरिटी का इंचार्ज है रॉबर्ट, और ये एम्प्लॉय नंबर 2 है। ये बंदा पर्सनैलिटी थिंकर है जो कि वही करता है जो उसे पसंद आता है। साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट है और इटर्नल क्लब्स के वर्चुअल प्रेजेंस का जिम्मेदार है। अपलोड रेटिंग 10 में से 8 है, इसमें थोड़ा और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। उसके बाद ली कहता है, मैं बुक्स पढ़ता हूँ और अपने पावर्स के बारे में और नॉलेज लेता हूँ। मेरा काम है क्लब के डेवलपमेंट के लिए रूल्स को बनाना। मेरे लिए टाइम का एंजॉयमेंट ये है कि मैं टाइम के रिवर में धीरे धीरे कैसे बह सकता हूँ। मुझे ह्यूमन हिस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और मैं स्टडी करना चाहता हूँ दुनिया किस चीज से बनी है और फ्यूचर में क्या होगा। करंट सोसाइटी को सबसे ज्यादा फायदा किस चीज का हो सकता है। फिर ली सोचता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इटर्नल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए और मुझ में अभी भी बहुत ही कमी है। मैं अभी एक नॉर्मल इंसान हूँ, शायद मैं एक नॉर्मल इंसान जैसा भी एजुकेटेड नहीं हूँ। लगता है मुझे और मेरे एम्प्लॉयज को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्लोरी फैमिली का ब्लड दिखाया जाता है। मिस्टर रॉन्ग के साथ वाला बंदा कहता है कि मुझे एक और मिशन मिल गया। फिर उसके फैमिली वाले उसके पास आकर बोलते हैं, बड़े भैया आपको कैसे मिल गया। और हमें उसके मोबाइल में मैसेज को दिखाया जाता है, जहां पर ली का मैसेज आया होता है कि मिशन ये है कि एक स्पेशल फोर्स का सिपाही चाहिए और मिशन के लिए प्राप्त अंक 10 में से 50 है। कुल मिलाकर 118 लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम जीते हैं। फिर मैसेज में लोग कहने लगते हैं कि ये नौसिखिया कैसे जीत गया, ये बेवकूफ कैसे जीत गया। और उनके पीछे से मिस्टर रॉन्ग आ जाते हैं और कहने लगते हैं, अब तुम किसका वेट कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि टैलेंटेड लोग खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। हमें अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन सा सबसे बेहतर है और हमें मिस्टर ली के लिए सबसे बेहतर आदमी भेजना चाहिए। ये सुनकर उनके फैमिली वाले दौड़ते हुए कहते हैं, ठीक है अंकल। और फिर हमें रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो कि यांग से बातें कर रहा होता है और कहता है, लगता है रॉन्ग परिवार काफी तेज है। और हंसते हुए कहता है कि स्पेशल फोर्स के फौजी के आने के बाद तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा, बेचारा गरीब आदमी। ये सुनकर यांग कहता है, क्या तुम सारा समय चिल्लाने के अलावा कुछ कर सकते हो, बेवकूफ कहीं का। तो अभी वहाँ पर ली आता है और रॉबर्ट से कहता है, तुम्हें ज्यादा आराम नहीं करना चाहिए, तुम्हारा हेल्थ भी ज्यादा अच्छा नहीं है, तुम्हारा चाइनीज भी काफी अच्छा नहीं है, तुम्हें चाइनीज हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पता होना चाहिए और तुम्हारी लैंग्वेज भी सही होनी चाहिए। तभी पीछे से यांग हंस रहा होता है। तब ली बोलता है, तुम दुनिया भर के क्लाइंट्स का डाटा इकट्ठा करो और उनके डाटा को सही ढंग से ट्रांसलेशन करने में मेरी हेल्प करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम अलग अलग भाषाओं में प्रोफिशिएंट हो, तुम्हें भी बहुत काम करना है। और फिर रॉबर्ट बोलता है, कोई चिंता नहीं बॉस, मैं अपने IQ से ये सब सीख लूंगा। अब हम यांग को देखते हैं, जिसे ली कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग आसान नहीं होगी, मैं तुम्हारी ताकत को और तेजी से बढ़ाने का सोच रहा हूँ कि तुम्हारा समय 100 गुना तेज कर दो। तुम्हें इस टाइम पर गन चलाने, फाइट करने और प्रोटेक्शन देने का ट्रेनिंग लेना है और मैं आशा करता हूँ कि तुम ये ट्रेनिंग पूरी करोगे। ये सुनकर यांग कहता है, सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं ट्रेनिंग को पूरा करूंगा। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर एक आदमी ली के घर के बाहर खड़ा होता है और ली से कहता है, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम जैक्सन है और मैं आपको ये तो बता नहीं सकता कि मैंने कहाँ काम किया है, लेकिन आज से मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर ली कहता है, ठीक है, क्या तुम पहले कुछ खाना चाहोगे। तब जैक्सन कहता है, सर मैं ठीक हूँ, मैंने फ्लाइट में पहले ही खाना खा लिया था और आप जब भी चाहे मैं ट्रेनिंग को शुरू कर सकता हूँ। ये सुनकर ली मनी मन सोचता है कि ग्लोरी फैमिली सच में बहुत ही तेज है और खुशल लोग हैं, इन्होंने अपना काम बहुत ही तेजी से कर दिया। उसके बाद ली इशारा करते हुए कहता है, मिस्टर जैक्सन, ये छोटा भाई तुम्हारे देखभाल में रहेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके ऊपर इजी ना जाओ। ये सुनकर
सुनकर जैक्सन एक डरावना सा चेहरा बनाते हुए कहता है, मैं ये काम बहुत ही खुशी से करूंगा। तब यांग कहता है, ट्रेनर मैं आपकी देखरेख में रहूंगा। तब जैक्सन कहता है, फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारी पूरी तरह से देखभाल करूंगा। और तभी ली बताता है, मार्केट में जितने भी कंप्यूटर्स है वो रॉबर्ट के लायक नहीं है और वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। मैं बस सोच रहा हूँ उसे अपने पूरे टैलेंट को दिखाने के लिए क्या चाहिए होगा, एक सुपर कंप्यूटर। तभी ली दरवाजे से रॉबर्ट को देखते हुए अपने मन ही मन सोचता है, एक बढ़िया सा सुपर कंप्यूटर लगभग लाखों करोड़ों का आता होगा, ये कीमत कम नहीं है। उसके बाद ली जाते हुए कहता है, ये इटर्नल क्लब के लिए बहुत ही जरूरी है, ये उन एसेट्स में से एक है जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जहाँ तक यांग की बात है, मुझे विश्वास है कि वो अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर पाएगा। उसके बाद हमें यांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांग के मुंह पर एक पंच पड़ता है और वो पंच खाते ही उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। उसके बाद यांग उड़ते हुए मन ही मन सोचता है, ये तो सड़क के फाइट से बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक वॉल को तोड़ के आगे जाने का ट्राई कर रहा हूँ। क्या एक स्पेशल फोर्स का फौजी ऐसा ही होता है? वहां पर जैक्सन खड़ा हुआ होता है और वो कहता है, क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही दम है? मैं यहाँ पर घर में खेलने के लिए नहीं हूँ। ये सुनकर यांग उठते हुए कहता है, अरे टफ मैन। फिर गुस्से में उठते हुए उसे पंच मारते हुए कहता है कि मुझे इतना कमजोर मत समझो। ये देखकर जैक्सन साइड में होकर उसके पंच से बच जाता है और उसके मुंह पर पंच मारता है और उसके कंधे को जोर से पकड़ लेता है। उसे पकड़ के अपने घुटनों से पेट में मारता है, जिसके कारण से यांग के मुंह से पानी निकल जाता है। फिर अपने बाहों से यांग के गर्दन को पकड़ लेता है। उसके बाद जैक्सन उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि तुम जैसे लोग सेना में पहली ट्रेनिंग में भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा बॉस तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से अपना टाइम वेस्ट करने की जगह तुम मुझसे हार मान सकते हो और फिर मुझे अपनी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सारी जिंदगी एक टूटे हुए बॉडी के साथ बिताओ। ये सब सुनकर यांग उसे गाली देता है। उसकी बात सुनकर जैक्सन कहता है, ये बुरा नहीं है। इधर ली दरवाजे से उन्हें देख रहा होता है और कहता है, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, बढ़िया है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। उसके बाद ली अपना पॉकेट वॉच निकाल लेता है और कहता है, लगता है अब टाइम आ चुका है कि मैं टाइम को 100 गुना तेज कर दूं। उसके बाद ली अपने पावर का यूज करता है और टाइम को तेज भी कर देता है। तभी उसके पास एक फोन कॉल आता है और फोन पर एक आदमी बोलता है कि मिस्टर ली, क्या मैं आपको याद हूँ? तब ली कहता है, हाँ मैं आपको जानता हूँ, आप वही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो ना। और ये सीन यहीं पर कट होता है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ली और यांग बैठे होते हैं। तभी ली यांग से पूछता है, क्या तुम्हारे पास उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए मैंने तुम्हें बोला था? ये सुनकर यांग बताता है कि ये बच्चा अभी अपने स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है। तब ली कहता है, इस बच्चे ने अपने सारे पैसे गुची के बैग, आईफोन, गेमिंग सिस्टम और लड़कियों को सामान दिलाने में खर्च कर दिया और वो सच में अपना कुछ भी पैसा नहीं छुपा रहा है। उसके बाद ली टेबल पर फाइल रखते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी वो लड़का अपने सारे पैसे लड़कियों पर लुटा देगा। वो लड़का अपने यूनिवर्सिटी के सबसे सुंदर लड़की के पार्टी में गया था जो कि एक बहुत ही फेमस क्लब में हुई थी। वहां जाकर वो सभी लोगों को अपनी अमीरी दिखाने लगा और फिर उसने उस लड़की को पार्टी में सबसे महंगे गिफ्ट दिए और उसे प्रपोज भी किया। अब उसे सभी लोग अमीर की बिगड़ी हुई औलाद कहते हैं। फिर वो बताता है, मेरे जांच के अनुसार से उसने एक ही हफ्ते में सारे पैसे खर्च कर दिए थे और वो पैसे उसके लिए कम पड़ गए। तबली कहता है, लगता है मुझे उसे दोबारा मिलना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि उसकी और क्या रिक्वेस्ट है। उसके बाद हमें अगले दिन एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हमें बिल्डिंग के अंदर एक कैफे की दुकान पर उसी बच्चे को बैठा हुआ दिखाया जाता है जो कि अपनी घड़ी को देखते हुए कहता है, आखिर वो बंदा कहाँ पे रह गया? फिर वो अपने मन ही मन कहता है, ये मत बोलना कि वो बंदा नहीं आ रहा, इसका मतलब कि मैं और वो लड़की ये उतना कह ही रहा होता है। तभी कैफे का दरवाजा खुलता है और वो लड़का उसकी तरफ देखने लगता है। फिर दरवाजे से ली अंदर आता है और वो लड़का मन ही मन सोचता है कि ये तो सचमुच में आ गए। ली को देखकर वो लड़का उठता है और कहता है, मिस्टर ली, आप सचमुच में यहाँ पर आ गए? उसे देखकर ली बोलता है, मिस्टर जैन, लगता है आप काफी ज्यादा अमीरों की तरह जीवन जी रहे हो। तब वो लड़का बोलता है, मिस्टर ली, क्या आप मजाक कर रहे हो? प्लीज यहाँ पर बैठ जाए। तब ली उससे कहता है, जो तुमने कपड़े पहने हैं वो बहुत ही सस्ते तो नहीं लग रहे। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे तुमने उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया है और फिर ये ठीक ही है। ये सुनकर ली उसकी तरफ
देखते हुए कहता है, मिस्टर ली, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है और ये भी आप जानते होंगे कि मैंने यहाँ पर आपको क्यों बुलाया है। तब ली उसके सिर पर उसका समय देखने लगता है। फिर उसे कहता है कि फिलहाल आपकी उम्र 64 ईयर्स बचे हुए हैं। मिस्टर जैन, आप बताओ कि तुम मुझे अपनी कितनी जिंदगी बेचने के लिए तैयार हो। ली की बात सुनकर वो लड़का घबराते हुए ली से बोलता है, मिस्टर ली, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 64 साल बचे हुए हैं। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं अपना कुछ और साल आपको बेच सकता हूँ? तब ली बोलता है, क्योंकि हमारा ये दूसरी बार है तो तुम्हारे लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। तुम कितना भी समय बेच सकते हो और तुम आजाद हो कि अपनी मर्जी से कितना भी समय बेच सको। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम मुझे 1 साल दोगे तो तुम्हारा बॉडी भी 1 साल पुराना हो जाएगा। फिर वो कप को नीचे रखते हुए कहता है, लेकिन एक बार सोचो, तुम इस समय कॉलेज के स्टूडेंट हो और तुम बहुत ही जवान हो और आने वाले फ्यूचर में तुम्हारे पास बहुत सारे मौके हैं। फिर वो लड़का बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है अगर हम एक साथ रहना चाहते हैं तो मेरे पास एक अच्छी कार होनी चाहिए ताकि हम दोनों एक साथ घूमने जा सके, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे और मेरे साथ घूमने जाए। मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं उसे पूरी दुनिया घुमाना चाहता हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सर, आपने मुझे कहा था ना कि मेरे पास केवल 64 साल बचे हुए हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ मैं अपना कितना साल बेचूंगा। मैं अपनी जिंदगी का टोटल 4 साल बेचूंगा। ये बोलकर वो बंदा सोचने लगता है और कहता है, नहीं, मैं और समय बेचूंगा। फिर वो लड़का बोलता है, मैं 5 साल, मैं अपनी जिंदगी के 5 साल बेचूंगा और इसे बेचने के बाद मैं आपको दोबारा से नहीं ढूंढूंगा। तब ली बोलता है, प्लीज शांत हो जाओ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। उसके बाद ली हवा में से कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और कहता है, जब तक तुम बेचने के लिए रेडी हो तब तक मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने कस्टमर से खिलाफ नहीं जाता हूँ। मिस्टर जैन, आपके इच्छा के अनुसार आपके 5 साल के समय के लिए मैं आपको 15 लाख दूंगा। ये ठीक है ना? ये सुनकर वो लड़का बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमें उसका मोबाइल दिखाया जाता है जिसमें मैसेज आया होता है कि उसके बैंक में 15 लाख ट्रांसफर हो चुके हैं। ये देखकर वो बंदा बहुत ही खुश होता है और ली से बोलता है, हाँ, पैसे आ गए। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर बारिश हो रहा था। तब वो लड़का बोलता है, थैंक यू मिस्टर ली, मुझे उम्मीद है हम भविष्य में कभी भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको अलविदा नहीं कहूंगा। उसके बाद वो लड़का दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और पीछे से ली उसे देख रहा होता है। फिर ली स्कैरी सा चेहरा बनाते हुए कहता है, अगली बार मिलते हैं। उसके बाद हमें ली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबर्ट के पास एक कॉल आता है। तब वो कॉल उठाते हुए कहता है, और बॉस ली, क्या हालचाल, क्या आपका डील बढ़िया रहा? तब ली कहता है, रॉबर्ट, जो मैंने तुमको डाटा बनाने को बोला था, क्या तुमने वो बना लिया? मुझे एक नए कस्टमर की जानकारी चाहिए। ये सुनकर रॉबर्ट बोलता है, सर 1 मिनट। उसके बाद वो बताता है कि शहर में एक बूढ़ा आदमी है जो कि मरने वाला है। उसका नाम है सतयुग और वो 97 का है। साथ ही साथ वो एंटरटेनमेंट के दुनिया में एक बहुत बड़ी हस्ती है और ऊपर से वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। ये सुनकर ली कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि 4 फेमस परिवारों में से सतयुग परिवार अपने इलाइट पैसे और 100 साल पुरानी फैमिली के कारण बहुत ही फेमस है। आज के टाइम पर वो म्यूजिक इंडस्ट्री चलाते हैं और कहा जाता है कि वो शुद्ध म्यूजिक इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा म्यूजिक वही बनाते हैं। उनके गानों के कारण से ही ये 100 साल का इतिहास बन चुका है और उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम कमा लिया है और एक बहुत बड़ी नींव को हासिल कर लिया है। वो अपने स्टूडियो के वजह से पूरे देश में नंबर 10 पर आते हैं और मैंने सुना है एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और ये प्रोग्राम पूरे देश को हिला के रख देगी और उस प्रोग्राम में वहाँ पर बहुत सारी फेमस हस्तियां आने वाली है। उसके बाद हमें जेनिफर युआन को दिखाया जाता है जो कि ली को ब्लैकबेरी खिला रही होती है। इस लड़की का नाम जेनिफर युआन है, इसीलिए जब मैं इसे जैन या जैनी बोलूँ तो समझ जाना, और वैसे भी इमेज देखकर तो पहचान ही जाओगे। और कह रही होती है इस बड़े प्रोग्राम में सॉन्ग जियाओ की शादी होने वाली है जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री के टाइकून का ग्रैंडसन है। लेकिन क्या ये सच में शादी करने वाला है? मैंने कुछ ही दिन पहले न्यूज में सुना था ये बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमता है, मगर ये तो अचानक से शादी कर रहा है। इधर ली अपने मनी मन सोच रहा होता है कि ग्लोरी परिवार से जो मैंने 100 मिलियन लिए थे वो लगभग खर्च हो चुके हैं और सतयुग के हालात के कारण से मुझे वहां पर जाने का मौका मिल गया है। फिर हमें रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो
जो कि ली से बोल रहा होता है कि वो सब लोग शादी के जरिए पुनर्जन्म करवाना चाहते हैं। उसके बाद रॉबर्ट अजीब सा चेहरा बनाकर ली से कहता है, आखिर ये क्या बकवास है। उसकी बात सुनकर ली हंसने लगता है और अपने मनी मन सोचता है, इससे पता चलता है कि इतने बड़े फैमिली वाले लोग भी ऐसी बातों पर बिलीव करते हैं। फिर दिखाया जाता है जेन खुश होकर कह रही होती है, आखिर शादी कितनी बड़ी होगी, मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ। फिर ली बोलता है, अगर तुम शादी को एक बार देखना चाहती हो तब समय आने पर मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा। ली की बात सुनकर जैन बहुत ही शॉक्ड होती है और वो खुश होकर ली के गले लग जाती है और कहने लगती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। ये सुनकर ली अपने मनी मन सोचता है कि ये तो पैसों से बहुत ही प्यार करती है, इसके अलावा उसके मन में कोई भी बुरी बात नहीं है और वैसे भी मैं इसकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी वहाँ पर जाना चाहता था। इसके साथ ही मुझे सत्यू के हालात पर एक नजर डालने का मौका मिल जाएगा और मैं उसे देख लूंगा आखिर उसकी हालत कैसी है। फिर हमें कैपिटल एग्जीबिशन सेंटर में शादी का सीन दिखाया जाता है। एक रेड कारपेट पे फिल्म स्टार आ रहे होते हैं। ये देखकर जैन कहती है, ऐसी पार्टी मैंने टीवी पर देखी है, यहाँ पर तो बहुत सारे रिपोर्टर्स है, वो तो बहुत ही फेमस फिल्म एक्ट्रेस है, मुझे तो मेरे आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं उन्हें अपने सामने देख रही हूँ। क्या तुम्हें पता है इतने बड़े पार्टी में आने के लिए इन्विटेशन चाहिए होता है और क्या तुम्हारे पास इन्विटेशन है? क्या तुम्हें यकीन है हम दोनों अंदर जा सकते हैं? उसकी बात सुनकर ली बोलता है, तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो, हम दोनों तो वीआईपी रास्ते से जाएंगे। तभी उनके सामने एक बहुत ही महंगी कार आकर खड़ी हो जाती है और उस कार में से मिस्टर रॉन्ग के फैमिली मेंबर बाहर निकलते हैं और कहते हैं, मिस्टर ली हम आपको ही ले जाने आए थे। उसके बाद वो आदमी ली का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सर आपने मुझे बहुत ही देर बताया, अगर आपने मुझे पहले बोला होता तो मैं आपको आपके घर से ही ले आता। तब ली कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे यहाँ पर पास ही में काम था। तब वो कहते हैं, मुझे बताने दो, ये मेरी बेटी है और इनका नाम रॉन्ग बैन है। फिर वो लड़की ली से बोलती है कि मैंने आपका नाम बहुत ही सुना है और आज आखिरकार आपसे मिलने का मुझे मौका मिल गया। फिर उसका ध्यान ली के पीछे खड़ी जैन की तरफ जाता है और वो उसे देखने लगती है। ये देखकर जैन घबरा कर ली के पीछे आ जाती है। तब ली जैन के कमर में हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर ली बताता है, ये जेनिफर है और ये आज रात की मेरी पार्टनर है। फिर वो आदमी कहता है, हेलो मिस जैन। फिर वो ली और जैन को गाड़ी में बैठने को बोलता है और उनके लिए दरवाजा खोलता है। फिर वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं आज मिस्टर ली के साथ रहूंगा और तुम दूसरे गाड़ी में आ जाना। ये सुनकर उसकी बेटी कहते, ठीक है फादर। ये सब देखकर जैन बहुत ही घबराई होती है। तब ली जैन का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ हो और तुम्हें कोई भी ऐसी नजर से नहीं देखेगा। ये सुनकर जैन मनी मन सोचने लगती है, चाहे देश हो या पूरी दुनिया, ये बंदा इतना शांत कैसे हो सकता है। फिर वो अपने मन में कहती है, ली आखिर तुम हो कौन? और उसके बाद वो थोड़ी देर में शादी में पहुंच जाते हैं। फिर सभी कैमरामैन कहने लगते हैं, देखो जरा, ये तो ग्लोरी फैमिली है ना। उसके बाद दो आदमी दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, भाई आपका बहुत ही स्वागत है, हम सब बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हो, आपको बहुत ही मुबारक हो मिस्टर सॉन्ग। फिर वो आदमी जल्दी से दरवाजा खोलता है और ये दोनों आदमी उसे देखने लगते हैं। फिर वो आदमी पीछे से बोलने लगता है कि दरवाजा क्यों खोलने की जरूरत पड़ गई। फिर वो कहता है, ये तो मिस्टर ली है और ये ग्लोरी फैमिली के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है। और एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं, मिस्टर ली। फिर वो दोनों आदमी मनी मन कहने लगते हैं, हमने उसके बारे में कभी नहीं सुना, वो किस परिवार से है। फिर वो दोनों में से एक आदमी ली को हाथ बढ़ाता है और कहता है, आपका स्वागत है, हम आपका स्वागत करते हैं शादी में मिस्टर ली। और वो मनी मन सोचता है, आखिर क्यों ग्लोरी परिवार इसका इतना सम्मान करती है, इसी कारण से मैं इनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ। इधर ली पहले आदमी से हाथ नहीं मिलाता बल्कि दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है और कहता है, हेलो मिस्टर गीत, आपकी आसपास की हवा आपके पिता के जैसी है जब वो छोटे थे। फिर वो लड़का बोलता है, क्या तुम मेरे डैड को जानते हो? तब ली बोलता है कि नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी शादी में आने से पहले जानकारी प्राप्त की है। फिर वो दोनों आदमी कहने लगते हैं कि मिस्टर ली सच में बहुत ही मजाकिया है। इधर वो आदमी पीछे से मनी मन सोचने लगता है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, क्यों मिस्टर ली ने शादी में पहले आने को बोला था। उसके बाद ली और जैन दोनों शादी में रेड कारपेट से होते हुए जाने लगते हैं। तभी जैन ली से कहती है,
क्या ये होती है अमीर लोगों की दुनिया। मैंने पहली बार ऐसे फंक्शन में भाग लिया है। तभी जैन का पैर फंस जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन ली उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से चलो। ये सुनकर जैन ली से बोलती है कि तुम ऐसे फंक्शन में आते रहते हो, लेकिन मैं तो पहली बार आई हूँ, इसीलिए मैं घबरा गई हूँ। मेरा दिमाग तो सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा। इधर ली अपने मन ही मन सोचने लगता है कि हालांकि अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के बाद ये इस तरह का मेरा पहला फंक्शन है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस प्रकार के चीजों को भी क्या माना जाता है मेरे विचार में। यहाँ तक कि मैं रेड कारपेट पे चल रहा हूँ और ये रेड कारपेट कोई मामूली कारपेट नहीं है, ये यहाँ के पावर और अमीरी को दिखाती है। लेकिन जिस पावर को मैं प्राप्त करूंगा उसके सामने तो ये भी बहुत ही छोटा है। उसके बाद ली पीछे से मिस्टर रॉन्ग से कहता है कि मुझे तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम सारे न्यूज रिपोर्टर से मेरी फोटो डिलीट करवा दोगे। ये सुनकर मिस्टर रॉन्ग बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए मैं अपने टीम को भेजूंगा और यकीन दिलाता हूँ कि सारी फोटोज डिलीट हो जाएगी। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी बोल रहा होता है कि आप लोगों का बहुत ही स्वागत है, आप सब यहाँ पर आए वही बहुत बड़ी बात है। फिर शादी के दो होस्ट बोलते हैं अब तालियां बजाए और हमारे बहुत ही खूबसूरत ब्राइड का स्वागत करे। ये देखकर जैन खुशी से बोल रही होती है देखो ली, ये दोनों एक्टर है ना, इन्होंने सच में उनको शादी होस्ट करने के लिए बुलाया है। तभी ब्राइड स्टेज में आती है और सभी लोग कह रहे होते हैं देखो जरा, ये तो प्रिंसेस की तरह दिख रही है। ये देख कर ली मनी मन कह रहा होता है ये शादी पैसे से भी बढ़कर है, यहाँ पर ऐसी शादी करना कोई मामूली बात नहीं है। इस शादी के लिए पैसे तो जरूरी है ही, लेकिन इसके लिए बहुत ही बड़ा फैमिली होना चाहिए और साथ ही साथ उस फैमिली का एक बहुत बड़ा इतिहास होना चाहिए। और मुझे इससे ये पता चलता है कि मुझे इस बंदे से बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तभी होस्ट बोलता है अब हम दूल्हे के दादागिरी सत्यु का स्वागत करते हैं ताकि वो स्टेज पर आकर अपने पोते के लिए कुछ शब्द बोले। उसके बाद हमें गीत सत्यु को दिखाया जाता है। उसका बेटा उठाता है और कहता है फादर अब आपकी बारी है। ये सुनकर सत्यु माइक को पकड़ता है और कहता है कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ हो। ये सुनकर वो लड़का इमोशनल होते हुए कहता है दादाजी। फिर वो बोलते हैं बिना मुश्किल के अपना जीवन जीना और याद रखना कि तुम्हारे पास यहाँ पर भी एक घर है। फिर वो कहते हैं हमें याद रखना कि तुम मेरे प्यारे पोते हो और मेरा पूरा जीवन हो। तभी सत्ययुग बहुत जोर जोर से खांसने लगते हैं। ये देखकर उसका बेटा घबरा जाता है और कहने लगता है डैड क्या आप ठीक हो। तभी ली अपनी जगह से उठकर जाने लगता है। तब रॉन्ग परिवार का बड़ा बेटा बोलता है कि मिस्टर ली आप कहाँ जा रहे हो। तब ली अपने जेब से पॉकेट वॉच निकालता है और उसका बटन दबा देता है, जिसके कारण शादी का सारा समय रुक जाता है। ये देखकर सत्ययुग और उसका बेटा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर वो सिक्योरिटी को बुलाने लगते हैं। तभी ली उनकी तरफ बढ़ने लगता है और कहने लगता है सत्ययुग आप अभी 97 ईयर्स ओल्ड के हो। ये सुनकर सत्ययुग बोलने लगता है तुम कौन हो। तब ली कहने लगता है मैं एक ऐसी मामूली सी चीज हूँ जिसकी कोई भी परवाह नहीं करता, लेकिन जब ये बीत जाता है तब हर किसी को अफसोस होता है। जी हाँ आपने सही समझा, मैं समय हूँ और मैं ही आपकी जिंदगी बचा सकता हूँ। उसके बाद ली उसका समय दिखाने लगता है। गीत सत्ययुग के पास केवल एक दिन बाकी होता है। सत्ययुग बोलता है क्या तुम मृत्यु के देवता हो। तब ली कहता है नहीं, मैं एक टाइम सेल्समैन हूँ और तुम मुझे मिस्टर ली कह सकते हो, मैं एक ही चीज का व्यापार करता हूँ। ये बोलकर ली मनी मन कहता है मुझे पता नहीं है मुझे और कितनी बार यही बोलना पड़ेगा। फिर वो कहता है मैं समय का लेन देन करता हूँ। ये सुनकर सत्ययुग घबराते हुए कहता है क्या समय। तब ली अपने हाथ में घड़ी लेकर आता है और बोलता है कि जो लोग कहते हैं कि सोने के पहाड़ से भी हम लोग टाइम को नहीं खरीद सकते हैं वो लोग बहुत ही गलत है। आपका सोने का पहाड़ निश्चित रूप से टाइम को खरीद सकता है। तभी सत्यु का बेटा उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तभी सत्ययुग अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखता है और ली से पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपके समय की कितनी कीमत है। ये सुनकर ली बोलता है कि हर एक टाइम पर व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की इनकम होती है और मैं इंसान के इनकम के अनुसार टाइम को बेचता हूँ और साथ ही साथ मैं समय को खरीदता हूँ। आप मेरे से 1 साल का ही समय खरीद सकते हो। ये सुनकर सत्ययुग और उसका बेटा बहुत ही शॉक्ड होते हैं। तब ली बोलता है आप लोगों को कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरा बिजनेस कार्ड है और आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं याद करा दूं आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। उसके बाद ली वहाँ से जाते हुए कहता है बेटर यही होगा कि तुम अपने टाइम को वेस्ट ना करो। ये सुनकर सत्ययुग और उसका बेटा दोनों कार्ड देखने लगते हैं। फिर सत्ययुग
सत्यु का बेटा ली को बोलने ही वाला होता है तभी समय को स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर वो अपने मन ही मन बोलने लगता है कि आखिर ये अचानक से गायब कहाँ से हो गया। तब सत्यु बोलता है यार मुझे अचानक से कुछ ख्याल आया, क्या हमें ये खबर नहीं मिली थी कुछ समय पहले ग्लोरी फैमिली के हेड मरने वाले थे। ये सुनकर उसका बेटा बोलता है हाँ ये सही है, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले सुना था मिस्टर रॉन्ग की तबीयत अचानक से ही ठीक हो गई। तब सत्ययुग मन ही मन सोचता है अचानक से ठीक हो गई, ग्लोरी परिवार उस लड़के का कितना सम्मान करता है। फिर वो कार्ड को देखते हुए बोलते हैं मुझे ग्लोरी परिवार से तुरंत ही मिलना है। उसके बाद हमें जेन को दिखाई जाता है जो किसी एक्टर के साथ फोटो खिंचा रही थी और कह रही होती है मैं बचपन से आपकी फिल्में देखती आ रही हूँ, मैं सचमुच आपसे मिलने पर भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर वो एक्टर बोलता है थैंक यू। तब जैन खुश होकर अपने मन ही मन बोलती है आखिर ये वास्तव में वही है और मैंने उसके साथ एक सेल्फी ली, मुझे वहाँ के मशहूर हस्ती के साथ कुछ और तस्वीरें लेनी चाहिए, फिर मैं इसे काम पर लड़कियों को दिखा सकती हूँ। उसके बाद जैन ड्रिंक पीते हुए पीछे मुड़ती है और अपने मन ही मन बोलती है चाओ मानशी, क्या वो लोगों के मन में गॉडेस के भांति नहीं मानी जाती, उसे लोग तो भगवान कहते हैं, अरे बाप रे मुझे उसका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। उसके बाद जैन उसके तरफ जाने लगती है तभी उसका पैर फंस जाता है और वो गिरने लगती है। ये देखकर वो एक्ट्रेस पीछे मुड़ती है तब जैन की सारी ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाती है। तब वो एक्ट्रेस चिल्लाती है कि ये कुतिया कहाँ से आई। ये सुनकर सभी लोग हैरानी से देखने लगते हैं। तब जैन उस एक्ट्रेस से माफी मांगने लगती है और मन ही मन कहने लगती है भगवान सब कुछ खत्म हो गया, मैं सचमुच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। फिर जैन उठते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, आप मुझे सचमुच में माफ कर देना, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझसे ये गलती से हो गया, रुकिए मैं इसे साफ कर देती हूँ। तब वो एक्ट्रेस जैन को थप्पड़ मारते हुए कहती है मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वाइन पीते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। एक मामूली से गरीब इंसान ने इतनी बड़ी एक्ट्रेस को शराब से गीला कर दिया, अब देखते हैं क्या मजा आने वाला है। मुझे तो लगता है एक बहुत बड़ा शो देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से तो इन दोनों के अंदर से ही गरीबी की बदबू आ रही है, लगता है इन्विटेशन बांटने में उनसे गलती हो गई है। उनकी बातें वो एक्ट्रेस भी सुन रही थी और मनी मन सोचती है इस गरीब कुतिया ने मेरा शो खराब कर दिया और मेरी बेइज्जती करवा दी। तभी एक इंसान उस एक्ट्रेस को बोलता है अरे आप तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, अब छोड़ो भी, वैसे भी उसने माफी मांग ली है। ये सुनते ही वो उस आदमी के हाथ से शराब की गिलास छीन लेती है और उसे पूरा का पूरा जैन के मुंह पर फेंक देती है और कहती है माफी मांगने से सारी परेशानियां ठीक नहीं होती, लगता है अब मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। उसके बाद वो एक्ट्रेस मनी मन सोचती है कि इतने घटिया कपड़े पहनकर इस पार्टी में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे कारण से ही मुझे मिलने वाले सारे मौके खराब हो गए और आज मैं इन सभी लोगों के सामने अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए मैं तुम्हारा यूज करूंगी। उसके बाद वो एक्ट्रेस जेन को एक और थप्पड़ मार देती है जिस कारण से जेन दूर जाकर गिरती है। ये सब होता हुआ देखकर जेन मनी मन सोचती है क्या ये वही जगह है जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहती थी, क्या यही है हाई सोसाइटी। और फिर एक्ट्रेस जेन के पास आती है और कहती है मुझे दोस्त मत दो, दुनिया ऐसे ही चलती है, अगर आज मैं तुझे नहीं मारती फिर कल तक हर कोई सोचेगा कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ और मुझे धमकाना बहुत ही आसान है। फिर वो जैन का मुंह पकड़ के बोलती है क्या तुम समझ गई। तभी पीछे से आवाज आती है और कोई कह रहा होता है कि उसे जाने दो और पीछे से ली आता है और बोलता है कि मैंने कहा उससे अपने हाथ हटाओ। तब वो एक्ट्रेस ली पर चिल्लाते हुए कहती है तुम कौन से घटिया होल से निकले हो। तभी सत्ययुग ली के साथ आता है और बोलता है कि मैंने उसे बुलाया था, मिस जाओ आपका व्यवहार बहुत ही खराब था। ये देखकर एक्ट्रेस डरते हुए कहती है लेकिन मिस्टर गीत ये मेरी गलती नहीं थी बल्कि इस छोटी लड़की की गलती है। तब सत्ययुग ली के सामने झुकते हुए कहता है मिस्टर ली मुझे माफ कर देना, ये हमारी से बहुत बड़ी गलती हो गई। सत्ययुग को ऐसा करते हुए देखकर एक्ट्रेस सोचती है आखिर ये मिस्टर ली है कौन और एल्डर गीत इनके सामने सिर क्यों झुका रहे हैं। तभी सत्ययुग उस एक्ट्रेस को घूरते हुए देखते हैं। ये देखकर वो एक्ट्रेस डर जाती है और मनी मन कहने लगती है अरे नहीं अब तो मैं गई, मिस्टर सत्ययुग तो सच में उसका बहुत ही सम्मान कर रहे हैं, आखिर वो इंसान है कौन, आखिर वो इंसान है कौन, क्या वो किसी जगह का वीवीआईपी है। फिर सत्ययुग बोलते हैं मिस्टर जाओ। ये सुनकर वो एक्ट्रेस घबराते हुए कहती है जी हाँ। सत्ययुग बोलता है मिस्टर ली से माफी मांगो। तब वो एक्ट्रेस मनी मन सोचती है अगर आज मैंने इनसे माफी नहीं मांगी तब तो मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा, आखिर मैंने किस प्रकार के आदमी को गुस्सा दिला दिया।
तभी जेन ली की तरफ दौड़ते हुए जाती है और उससे गले लग जाती है। तब ली गुस्से में उस एक्ट्रेस की तरफ देखता है। तब वो एक्ट्रेस भी घबरा जाती है। फिर वो एक्ट्रेस अपना सर झुकाते हुए कहती है, मिस्टर ली मुझे माफ कर दो, और अपने मनी मन कहती है, आज मेरी बहुत ही बेइज्जती हो गई। तभी सत्युग बोलता है, ये सही तरीका नहीं है। फिर वो एक्ट्रेस कहती है, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं ईमानदारी से माफी मांगती हूँ, ये मेरी गलती थी। तब सत्युग गुस्से में कहता है, ये भी सही तरीका नहीं है माफी मांगने का। सत्युग उसे बार बार माफी मांगने को बोल रहा था। ये सब देखकर एक्ट्रेस मनी मन सोचती है, ये तो सच में ग्रुप में मेरे साथ ये कर रही है। फिर वो एक्ट्रेस अपना हाथ खड़ा करती है और अपने आप को थप्पड़ मार लेती है। सभी लोग उसे बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं। फिर वो एक्ट्रेस बोलती है, मेरी गलती थी, प्लीज मिस्टर ली मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती थी। तभी सत्यु का बेटा उसके पास आता है और कहता है, डैड ये बहुत है, आज तो हमारे बेटे की शादी है, इसीलिए उसे माफ कर दो। तब सत्युग ली की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है ये मिस्टर ली की मर्जी है, वो उसे माफ करते हैं या फिर नहीं। तभी वो एक्ट्रेस नीचे गिर जाती है। फिर ली सत्युग से बोलता है कि ये ठीक है और ये काफी है। उसके बाद ली उस एक्ट्रेस के पास जाकर उसका सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम नीचे से बहुत ही सुंदर दिखती हो। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, आज सत्युग परिवार का अच्छा दिन है, इसीलिए मैं उनका मूड खराब नहीं करूंगा। तभी पीछे से सत्युग ली से बोलता है कि मिस्टर ली कुछ समय के लिए रुक जाओ, लेकिन ली वहां से चला जाता है। तब सत्युग अपने बेटे से बोलता है कि रॉयल फैमिली कहां पर है, मुझे उनसे मिलना है। ये सुनकर उनका बेटा बोलता है, हाँ मैं अभी उनके साथ मिलने के लिए तैयारी करता हूँ। उसके बाद सत्युग का बेटा उस एक्ट्रेस की तरफ देखते हुए कहता है, मिस जाओ, कुछ काम के ऐसे परिणाम होते हैं जिन्हें ना तो आप सहन कर सकते हो और ना ही मैं। फिर सत्युग का बेटा वहाँ से जाते हुए कहता है, प्लीज आप यहाँ से चले जाओ और आज के बाद से इस मामले को भूल जाना। ली का कनेक्शन हमारे फैमिली के साथ है और साथ ही साथ रॉयल फैमिली के साथ है, इसीलिए उससे बदला लेने के बारे में सोचना भी मत। वेल ये तो मेरा सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी है। सोचो कोई भी तुम्हारे पीछे ऐसा नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। उसकी बातें सुनकर एक्ट्रेस मनी मन सोचती है, अब मेरी ऐसी हालत हो गई है, आखिर मैं रिवेंज लेने के बारे में कैसे सोचूंगी। अब हमें टैक्सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली और जैन जा रहे होते हैं। जैन ली से बोलती है, मैंने ये नहीं सोचा था, तुमको जो दिक्कत हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। ये सुनकर ली बोलता है, सेलिब्रिटीज को अपना मानना बंद करो और उन्हें अप्रिशिएट करना बंद करो और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए केवल अपनी शक्ल सूरत पर भरोसा करो। वो पहले ही अपने डिग्निटी और एथिक्स को छोड़ चुके हैं, वो बस देखने में ही सुंदर लग सकते हैं, वो सब सिर्फ एक छलावा है। वो सब तुम्हें ऐसी दुनिया दिखाते हैं जिसे तुम देखना चाहते हो, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है वो तुम्हें भी नहीं पता। अब ली और जैन घर पहुंच जाते हैं जहां पर यांग सामने देखते हुए कहती है, अरे ये तो हमारी नेबर मिस जू है। इधर जू कह रही होती है, मुझे तो विश्वास नहीं होता, सभी शिपिंग वाले सारा सामान यहीं पर छोड़ गए और यहाँ से चले गए, अब मुझे ये सब उठाना पड़ेगा। फिर यांग बताती है, जो मिस जू है वो एक स्कॉलर के फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए इसकी शादी बिना लड़का देखे ही हो गई थी, यानी इसने लड़की से बात तक नहीं की थी और शादी हो गई थी। फिर शादी के बाद पता चला कि इसका हस्बैंड एक अजीब बीमारी से जूझ रहा है और वो जल्दी ही मरने वाला है। उसकी सारी बातें सुन के ली परेशान हो जाता है और सोचता है, अरे यार मैं तो भूल ही गया था, ये लड़की जैन बहुत ज्यादा बात करती है, पर छोड़ो जाने दो। फिर ली कहता है, तुम अंदर जाओ, मैं अपनी पड़ोसी की हेल्प कर देता हूँ सामान उठाने में। फिर हमें मिस जू के पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सामान उठाने का ट्राई कर रही थी, पर तभी ली वहाँ पर पहुँच जाता है। तब जू पीछे मुड़ती है तो देखती है ली खड़ा होता है जो कि कहता है, लगता है आपको ये सामान बहुत ही भारी लग रहा है, मुझे हेल्प करने दीजिए, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मेरा नाम ली है, आप मुझे ली बुला सकती हो, मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। ये सुनकर जू सोच में पड़ जाती है और उससे कहती है, हेलो मेरा नाम जू क्वीन है और मुझे लगा नहीं था कोई मेरे पड़ोस में आएगा और वो इतना जवान होगा, आखिर आप करते क्या हो। जिस पे लू कहता है, कुछ भी नहीं, मैं बस छोटा मोटा बिजनेस चलाता हूँ। फिर ली उससे पूछता है, आप जैसी सुंदर लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही है और इतना सामान कैसे अकेले उठा रही है। तब जू बोलती है कि मैं क्या करूँ, मेरा हस्बैंड बहुत ही बीमार है और वो बाहर भी नहीं आ सकते हैं, इसीलिए मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। ये सुनते ही ली सोचने लगता है कि जो बातें मैंने उसके बारे में सुना था वो सब सच है। फिर जू कहती है, मेरे हस्बैंड ने कोई नौकर भी नहीं रखा है, घर में तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता
पड़ता है, पर अब क्या करे, अब तो मुझे आदत सी हो गई है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तब ली अपने टाइम पावर का यूज करता है और मिस जू की बचे हुए लाइफ को देखने लगता है और देखता है कि मिस जू के पास अभी 52 साल बचे हुए हैं। ये देखते ही ली सोचने लगता है कि ये कितनी दुखद बात है कि इतनी सुंदर लड़की को अपनी जिंदगी एक विधवा बन के गुजारना पड़ेगा। उसके बाद ली उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है। तब जू कहती है कि आपका बहुत ही शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। इस पे ली कहता है अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तब जू कहती है अरे आप अंदर आइए, चलिए चाय पीते पीते बात करते हैं, मैं कम से कम आपको चाय तो पिला दूं। तभी घर के अंदर से खांसी की आवाज आने लगती है और वो होता है जू का हस्बैंड, जो कि खांस रहा होता है। उसे खांसता हुआ देखकर ली कहता है नहीं नहीं, आप पहले अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए, मैं अगली बार आऊंगा तब चाय पी लूंगा। तब जू कहती है ठीक है, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं बिना चाय पिलाए आपको भेज रही हूँ, अगली बार जरूर आइएगा। ये सुनकर ली वहाँ से चला जाता है और जाते जाते सोचता है कितनी शर्म की बात है कि इतनी सुंदर लड़की अभी 52 साल जी सकती है, लेकिन उसे एक विधवा बन के रहना पड़ेगा, क्या किस्मत है। ली ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है और वो कॉल होता है सत्यु के बेटे का, जो कि ली से कहता है हेलो मिस्टर ली, माफी चाहता हूँ मैं आपको शादी में अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे फादर से दोबारा मिलिए। जिस पे ली कहता है श्योर क्यों नहीं। ली जैसे ही ये कहता है हमें बाहर में जू को दिखाया जाता है, जो कि कहती है मिस्टर ली आप कहाँ पर जा रहे हो, गुड मॉर्निंग। इस पे ली भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और वो कहता है मैं छोटे से बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा लेन देन का काम है। ये सुनकर जू कहती है तो चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ, पर तभी ली अपनी साइकिल निकालता है और उस पर बैठ जाता है और कहता है नहीं कोई भी जरूरत नहीं है, मैं साइकिल से बाहर चला जाऊंगा। ये देखकर जू सोचने लगती है ये बंदा कितना इंटरेस्टिंग है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टर्मिनल क्लब का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई कार्स रुकती है और उनमें से निकलते हैं सतयुग। सतयुग का बॉडीगार्ड कहता है सर हम आ गए, आप बाहर आ सकते हैं। इस पे सतयुग कार से निकलता है और कहता है अच्छा ये है टर्मिनल क्लब, जहाँ पर मिस्टर रॉन्ग ने जाने को बोला था, यहीं पर मुझे ली मिलेंगे। फिर तभी सतयुग का बेटा कहता है पापा क्या मैं किसी और को पहले भेज दूं चेक करने के लिए। तब सतयुग कहता है क्या तुम भूल गए, रॉन्ग फैमिली ने बोला था हमें मिस्टर ली पर भरोसा करना होगा। ये सुनकर उसका बेटा कहता है ठीक है फादर। फिर हमें पेंग हाउ दिखाई देता है, जो कि गेट पे खड़ा होता है और वो कहता है क्या आप सतयुग फैमिली से हो, मेरे मालिक मिस्टर ली आपका वेट कर रही है। ये सुनकर सतयुग कहता है बेटा चलो अंदर चलते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड भी जाने लगता है। तभी पेंग हाउस रोक देता है और उससे कहता है सिर्फ सतयुग फैमिली के मेंबर ही जा सकते हैं, उनके बॉडीगार्ड अंदर नहीं जा सकते हैं। ये देखकर बॉडीगार्ड सोचता है इस लड़के की स्ट्रेंथ तो कमाल की है। फिर सतयुग का बेटा कहता है पापा अब हम क्या करें। तब पेंग हाउ कहता है आपको बिना बॉडीगार्ड के अंदर जाना पड़ेगा। ये सुनकर सतयुग कहता है नहीं नहीं हम बिना बॉडीगार्ड के अंदर जाएंगे, प्लीज आप हमें रास्ता दिखाइए। उसके बाद सतयुग और उसका बेटा अंदर चले जाते हैं और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये देखकर सतयुग का बेटा कहता है पापा ये जगह तो आधे शहर के बराबर है, क्या सच में ये मिस्टर ली की जगह है। तब पेंग हाउ कहता है मैं चाहता हूँ आप मिस्टर ली पर भरोसा करें, अगर आप ये सोच रहे हो तो ये बिल्डिंग सिर्फ पैसों से नहीं मिल सकती है। मैं ये आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि मिस्टर ली के साथ बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं होता, बल्कि अच्छी किस्मत भी चाहिए। उसके बाद हमें ली का रूम दिखाई देता है, जहाँ पर वो खड़ा होता है और वहाँ पर सत्यु का बेटा पहुँच जाता है, कहता है मिस्टर ली मुझे माफ कर दीजिए मैं लेट हो गया। फिर जैसे ही सत्युग पहुँचता है ली अपना टाइम पावर एक्टिवेट करता है और सत्यु के बचे हुए टाइम को देखता है और हम देखते हैं उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ था। फिर ली कहता है कि आपने मुझे पे करने के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए। तब सत्यु कहता है हाँ हमने कर लिया। ये सुनकर ली कहता है चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कह के ली वहाँ के समय को रोक देता है। फिर वक्त रुकते ही सत्यु सोचने लगता है मेरे भगवान ये क्या फीलिंग है, क्या ये सच में वक्त है। मिस्टर ली को देख के लग रहा है जैसे वो समय के नदी में चल रहे हो और हम सब उनके पीछे खड़े हैं, वो हम सबको ऊपर से देख रहे हैं। फिर सत्युग अपने बेटे से कहता है बेटा मिस्टर ली को वो दे दो। ये एक लिफाफा होता है जिसमें लिखा होता है कि सत्युग फैमिली ने 1 साल में कितना कमाया है। फिर सत्युग का बेटा वो लिफाफा दे देता है और कहता है इस लिफाफे में इंफॉर्मेशन है कि हमने 1 साल में कितना कमाया है। ये सुनते ही ली उस लिफाफे को अपनी तरफ खींच
खींच लेता है और अपने पावर का इस्तेमाल करके उस लिफाफे को पढ़ने लगता है। उसे पढ़ के वो कहता है कि मिस्टर सत्युग अपने अपने सारे शेयर्स को अपने फैमिली में बांट रखा है और उसके बाद भी आपने 2 बिलियन कमाए हैं हर साल में। साल भर में तो मुझे इसका 20% चाहिए और इसका 20% होता है 240 मिलियन। तो क्या आप मुझे 240 मिलियन दे सकते हैं? इस पर सत्युग का बेटा कहता है ठीक है, हमें ये डील मंजूर है, यानी कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही सत्युग का बेटा सोचने लगता है कि अच्छा हुआ हम पहले से ही रॉन्ग फैमिली से बात करके आए हैं। टर्मिनल क्लब के बारे में हमने सब कुछ जानकारी ले ली है। अगर ये कोई स्कैम होता है तब तो हमारा पैसा फालतू में ही चला जाएगा, वो भी इतने ज्यादा पैसे। तभी ली कहता है ठीक है, अगर आप इस डील से मंजूर हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दीजिए। मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो फिर इसे रोका नहीं जा सकता है। तब सत्युग कहता है मैं समझ गया और उसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। वैसे ही सत्युग ली को देखता है और ली सत्युग को देखता है। तभी सत्युग के दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ जाती है और सत्युग अपने दिल को पकड़ के गिरने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारी रोशनी आ जाती है और सत्युग के बॉडी में प्रवेश करने लगती है। फिर वो अचानक से ठीक होने लगते हैं। ये देखकर सत्युग का बेटा कहता है मिस्टर ली ये क्या हो रहा है, मेरे पापा के साथ क्या हो रहा है? तभी अचानक से मिस्टर सत्युग का तबीयत ठीक होने लगता है और उनका दर्द गायब हो जाता है, उन्हें अच्छा महसूस होने लगता है। फिर मिस्टर सत्युग की हालत देखकर ली कहता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ वो टाइम पावर वापस से ली के अंदर घुस जाता है। तभी मिस्टर सत्युग खड़े हो जाते हैं और उन्हें खड़ा हुआ देखकर उनका बेटा पूछता है पिताजी आप खड़े क्यों हो गए, क्या हुआ आपको? इस पे मिस्टर सत्युग कहते हैं अरे मुझे बहुत ही हेल्दी फील हो रहा है, मेरे दिल का दर्द एकदम से गायब हो गया, मेरा बॉडी तो बहुत ही अच्छा फील कर रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो चमत्कार है चमत्कार। ये सुनकर उसका बेटा बहुत ही शॉक्ड होता है और सोचने लगता है अरे मिस्टर ली ने तो सच में कर दिखाया, मिस्टर ली क्या आप भगवान हैं? तब ली सत्युग से कहता है आप जा सकते हैं। इस पे मिस्टर सत्युग कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद सत्युग और उसका बेटा एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर अपना सिर हिलाते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पर पेंग हाओ आ जाता है और कहता है प्लीज मुझे फॉलो करिए, मैं आपको बाहर तक छोड़कर आता हूँ। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सत्युग अपने कार में बैठकर जा रहे होते हैं और जाते जाते पेंग हाउ से कहते हैं आपका बहुत ही शुक्रिया जो आपने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तभी सत्युग का बेटा उनसे पूछता है फादर क्या आपको सच में अच्छा फील हो रहा है, क्या आप सच में हेल्दी महसूस कर रहे हैं और आपने फुली रिकवरी कर ली है? इस पर सत्युग कहता है हाँ मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है और उसके ऊपर मुझे एकदम हेल्दी फील हो रहा है। मुझे तो अभी भी बहुत ज्यादा सोचकर आश्चर्यचकित हो रहा है कि कोई इंसान टाइम को कंट्रोल कर सकता है, आज तक कोई भी समय को कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी देखो ऐसी चीज इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करती है। वेल मैं झूठ तो बोल दूं लेकिन मेरा बॉडी झूठ नहीं बोलेगा, मेरा बॉडी जो कि हेल्दी फील हो रहा है ये सिर्फ टाइम पावर के कारण से ही हो रहा है। मेरे बेटे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिस्टर लू को ट्रांजैक्शन कर दो और हाँ उसमें से 1 रुपए भी कम नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना। ये सुनकर उसका बेटा कहता है ठीक है पिताजी मैं समझ गया। और हाँ एक और बात, मिस्टर रॉन्ग की फैमिली ने हमसे डील किया था, मिस्टर रॉन्ग की फैमिली ने हमसे पहले मिस्टर ली से डील किया है तो उनसे चलकर हमें बात करना होगा। फिर गाइस इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है और हमें ली का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर ली अपना कोट उतार कर बोलता है आखिरकार मेरा ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, मुझे पैसे मिल गए। ये बोलने के साथ ही ली पेंग हाउस से पूछता है पेंग क्या सत्युग चले गए? इस पर पेंग हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि उन्होंने आपको थैंक यू बोलने के लिए बोला है। ये सुनकर ली कहता है अब जब हमारे पास कुछ पैसे आ गए तो हम थोड़े दिनों के लिए शांति से रह सकते हैं। सच में पैसों का होना बहुत ही अच्छी बात होती है और बहुत ही अच्छा फील होता है पैसा होने पर। और इसी के साथ ली पेंग से पूछता है पेंग बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? इस पर पेंग कहता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी इंस्ट्रक्टर को हरा नहीं सकता। उसकी बातें सुनते ही ली सोचने लगता है ये लड़का बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है, इसको लग रहा होगा कि उसने रूम में सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग की है पर असल में उसने 1 साल से भी ऊपर का टॉर्चर झेला है और 1 साल से भी ऊपर की ट्रेनिंग कंप्लीट की
ली है और इसके अंदर का बदलाव साफ साफ देखा जा सकता है। ये अब एक आदमी बन चुका है, एक आदमी जिसके पास बहुत सारी ताकत है। ये सोचने के साथ ही ली पेंग से कहता है, पेंग तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो इंस्ट्रक्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इतनी जल्दी तुम उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाओगे, इसीलिए वेट करो और एक दिन तुम अपने आप को बहुत ही पावरफुल फील करोगे और उसके बराबर का फील करोगे, ठीक है। ये सुनकर पेंग बहुत ही इमोशनल हो जाता है और सोचने लगता है, सर क्या आप मुझे अपने भाई की तरह ट्रीट करते हो, अपना भाई समझते हो, अपना भाई समझते हो। उसके बाद ली कहता है, अब मैं चलता हूँ यहाँ से, अब मैं रॉबर्ट को देखने जा रहा हूँ, उसने कितनी प्रोग्रेस की है। इस पर पेंग कहता है, ठीक है सर आप जाइए। और इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टीवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वीडियो चल रहा होता है जिसमें ये जो लेडी होती है वो कह रही होती है, मैं नहीं कर सकती महाराज, मैं ये नहीं कर सकती। और ये सीन कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट देख रहा होता है और बहुत ही हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि वो तो बहुत ही सुंदर दिख रही है। तभी उसके पीछे ली और पेंग आ जाते हैं। फिर ली कहता है, अरे रॉबर्ट कहीं हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। तब पेंग कहता है, अरे अरे देखो ये तो कौन है, ये तो एक कामचोर लड़का है। और ये सब सुनकर तो रॉबर्ट के पसीने छूटने लगते हैं। तब रॉबर्ट कहता है, बॉस आप यहाँ पर कब आए। तब उसकी बातों का जवाब देते हुए ली कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं बस ऐसे ही यहाँ पर आया हूँ, तुम बस देखो देखो और अपना एंजॉय करो। तभी रॉबर्ट कहता है, बॉस आप बिल्कुल सही समय पर आए हो, आपने मुझसे जो टैलेंटेड बंदों का डाटा एनालिसिस करने को बोला था वो 60% कंप्लीट हो गया है और अब आप किसी भी टैलेंटेड व्यक्ति को ढूंढ सकते हो। आपने जो कमजोर कस्टमर की बात की थी वो 70% हो चुका है। मैं दुनिया भर के 70% इंटरनेट के नॉलेज को सर्च कर लिया है और उसे खंगाला है, तब जाके मैंने इतने सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया है। उसके बाद हमें कंप्यूटर के अंदर का डाटा दिखाया जाता है जिसकी शक्ल हूबहू रॉबर्ट से मिलती है और ये रॉबर्ट का एआई होता है जो कहता है, वेलकम बॉस, आप इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान हो और आप मेरे बॉस हो तो आपका स्वागत है। मैंने रात भर मेहनत की है इतने सारे डाटा को इकट्ठा करने के लिए और अब मैं चाइनीज कल्चर के बारे में पढ़ रहा हूँ कि चाइनीज में जो संस्कृत है वो किस टाइप से है। ये देखकर तो ली को बहुत ही सदमा लग जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है पर इसका इंटरफेस यानी इसकी जो शक्ल है वो अच्छी नहीं है जो कि तुम्हारी है। इस पर रॉबर्ट कहता है, नहीं बॉस ये बहुत ही अच्छी है और मैंने फोन की सिक्योरिटी को भी बहुत ही बढ़ा दी है जो कि हमारे इंटरनल क्लब के मेंबर्स को दिया जाएगा। फोन उसकी सिक्योरिटी अब बढ़ चुकी है, जो फोन हमारे इंटरनल क्लब के मेंबर्स को दिया जाएगा उनकी सिक्योरिटी बहुत ही बढ़ चुकी है। अगर ये फोन किसी भी तरह खो जाता है तो 3 बार वेरिफिकेशन करने के बाद ये फोन का डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इस पूरे दुनिया में हमारे सिस्टम के कोड को कोई भी छू नहीं सकता और हमें कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता सिवाय मेरे अलावा। ये सुनते ही ली कहता है, बहुत ही अच्छे, ये इतना भी खराब नहीं है। ये सुनकर रॉबर्ट ली को चेयर पर बिठा देता है और कहता है, बॉस आपको इसे यूज करके देखना चाहिए। मैंने इस सर्च इंजन को फिर से रिरोल कर दिया है और इसके डाटा को फिर से राइट किया है। वैसे नॉर्मल बोले तो इसने बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह बना दिया है। अगर ले किसी भी क्वेश्चन का जवाब पूछेगा तब वो उसके आंसर को बहुत ही बढ़िया से बताएगा पूरी जानकारी को इकट्ठा करके। ये सब देख कर ली कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन इस पर फिर से कोई अजीब सा शक्ल ना दिखाई दे इस कंप्यूटर के अंदर जैसे तुम्हारा दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ ली सर्च करता है जीनियस डिजाइनर और जैसे ही ली बटन दबाता है वैसे ही वो सर्च इंजन तुरंत अपना काम करना शुरू कर देता है और बहुत सारे टैलेंटेड वर्कर्स को ढूंढ निकालता है। ये देख कर ली पहले तो बहुत ही सरप्राइज होता है और मनी मन सोचने लगता है, ये तो बहुत ही काम का डिवाइस है, इसने मेरे बटन दबाते ही सब चीज को ढूंढ निकाला। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मैं मानता हूँ मैं भी एक प्रोग्रामर हूँ पर मैं भी इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता हूँ। ये काम तो वही कर सकता है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा हैकर हो। उसके बाद ली सारे ऑप्शंस को देखने लगता है और उसमें से उसे एक ऑप्शन पसंद आता है जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम टेन यामू होता है। से एक ब्रेन ट्यूमर की बीमारी होती है। उस लड़की को देख कर ली रॉबर्ट से कहता है, रॉबर्ट तुम इस लड़की को देख रहे हो ना, ये लड़की एक ग्रेट डिजाइनर है, साथ ही साथ ये अपने चाइनीज कल्चर को भी बहुत ही फॉलो करती है और इसके अंदर क्षमता बहुत है। ये सब सुनकर रॉबर्ट कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन ये मेरे से बढ़िया नहीं है। तब ली कहता है, लगता है मुझे इस लड़की के पास जाकर उससे बात करना पड़ेगा और इसके साथ बिजनेस करना होगा। और ये सीन यहीं पर कट होता है। उसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है
और ये हॉस्पिटल वही होता है जहाँ पर वो ब्रेन ट्यूमर वाली लड़की होती है। ली यहाँ पर उसे हायर करने आया था, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। इस बच्ची का नाम यैन है जिसे ब्रेन कैंसर है। ये लड़की बोल रही होती है, आखिर मैं अपने प्रीसियस मेमोरीज को कैसे भूल सकती हूँ, आखिर मैं अपने लाइफ को एंजॉय कब कर पाऊंगे। लोग बूढ़े हो जाते हैं और उनकी सारी ख्वाहिशें भी चली जाती है, उनके साथ साथ उनके सपने भी खत्म हो जाते हैं। ये बोलने के साथ ही यैन चुप हो जाती है और उनके बगल में जो पेशेंट बैठा होता है, जो एक बूढ़ी माँ होती है, उसका बेटा कहता है, ओए लड़की, क्या तुम चुप हो सकती हो? मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना दर्द भरा गाना डेली नहीं गाना चाहिए। ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से तो चल नहीं सकती, इसीलिए अपना बकवास बंद करो। इस पर उसकी बूढ़ी माँ कहती है, अरे तुम शांत हो जाओ, इसमें उसकी क्या गलती है? भला वो कितनी जवान है, फिर भी देखो वो मौत के करीब जा रही है। अब शांत भी हो जाओ। इस पर बूढ़ी दादी का लड़का बोलता है, अरे ये लड़की कितनी अजीब है, मैं इतनी सारी चीजें इसे बोल देता हूँ, फिर भी ये मुझे कोई भी जवाब नहीं देती। इसी कारण से आज तक इस लड़की से कोई भी मिलने नहीं आया। इस पर बूढ़ी दादी कहती है, अरे अब तुम चुप भी हो जाओ, ये लड़की कितनी छोटी है और इतनी छोटी सी उम्र में इसे ट्यूमर हो गया। ये सच में पहले ही बहुत ही दुख की बात है। भगवान कभी भी किसी के लिए बराबर नहीं सोचते, भगवान सही नहीं है। बूढ़ी दादी ये बात बोल रही होती है, तभी वहाँ पल्ली आ जाता है और अपने टाइम पावर का इस्तेमाल करके हॉस्पिटल के अंदर जाते ही वहाँ के सभी चीजों को रोक देता है। सभी लोग थम जाते हैं और साथ में बूढ़ी दादी और उनका लड़का भी थम जाता है। ली वहाँ पर मिस टैन के कमरे में पहुँचता है और मिस टैन से कहता है, क्या आपका नाम मिस टैन है? हेलो, मेरा नाम ली है और मैं इटर्नल क्लब का मालिक हूँ, साथ ही साथ मैं टाइम पावर का बिजनेस करता हूँ और मेरे जितने भी मेंबर हैं वो सब अमर है और मैं आपको इटर्नल क्लब में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर इनवाइट करने आया हूँ। ये बोलने के साथ ही वो टैन के जीवन रेखा को देखने लगता है, जिसमें सिर्फ 17 मिनट बचे हुए थे। ये देखकर वो लड़की बोलती है, इमोर्टेलिटी? क्या तुम सच में इमोर्टेलिटी प्रदान करते हो? वेल छोड़ो, जाने दो। तब लू कहता है, क्या तुम्हें मेरे पावर्स पर विश्वास नहीं है? क्या मैं और कुछ करके दिखाऊं? इस पर टैन कहती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे पावर पर पूरा विश्वास है, लेकिन जब मुझे ब्रेन कैंसर हुआ है तब इस पावर का क्या ही कर सकते हैं। मैं जल्द ही मरने वाली हूँ, मैं इन रेयर पावर्स को लेकर क्या करूँगी? इमोर्टल होने से मेरे मरने की स्थिति चेंज नहीं हो सकती, मेरे जीने का अब कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरे काम को कंप्लीट करवाने में हेल्प करोगे, यानी मैं जो सिल रही हूँ इसे कंप्लीट करने में, तो तुम्हारी बहुत ही मेहरबानी होगी। बस तुम मुझे इतना समय दे दो कि मैं इस काम को कंप्लीट कर सकूं, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगी। ये सुनते ही ली थोड़ा सरप्राइज होता है और सोचने लगता है, मैं आज तक जिससे भी मिला हूँ और मैंने जिसे भी बोला है कि मैं टाइम को कंट्रोल कर सकता हूँ, वो सभी के सभी ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और हमेशा अपने आप को अमर बनाने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये लड़की बस अपने काम को पूरा करने के लिए बोल रही है। ये लड़की तो सच में अपने काम के प्रति बहुत जिम्मेदार है। मैं इसे बहुत ही पसंद करता हूँ, मैं इसे अपने इटर्नल क्लब में इनवाइट करके रहूंगा। ये सोचने के साथ ली कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो अपने बिजनेस के, यानी जो हम बिजनेस करने वाले हैं, मैं यहाँ पर उसके मेथड को बंद कर देता हूँ। क्या पता मेरे ये करने से तुम्हें जीने की आशा फिर से मिल जाए। और ये बोलने के साथ ही ली अपने पावर का 10 के ऊपर इस्तेमाल करता है और उसका जो ब्रेन कैंसर होता है उसके सेल्स को 100 गुना रफ्तार में धीरे कर देता है, जिसके कारण से जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और ब्रेन कैंसर को बहुत तेज रफ्तार से रोकने में हेल्प करते हैं। ये देखकर टैन कहती है, रुको, ऐसा मत करो। लेकिन ली ऐसा करते जाता है और हंसने लगता है। इसी के साथ ली उसके ट्यूमर को 100 गुना रफ्तार में धीरे कर देता है और टैन से कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, कृपया करके इसे एक्सेप्ट कर लो। इधर टैन बहुत तेजी से हाफ रही होती है और कहती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइज, अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इस वीडियो का लाइक है मैं 2K, अगर ये पूरा हो जाएगा तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही डाल दूंगा। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, एटलीस्ट 500 कमेंट्स तो कर ही देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।